इल्हान भाई, आपको पता चला मिकाल भाई मलेशिया से वापस आ रहे हैं। रिहा की झींपी हुई आवाज पर वार्डरोब में सर घुसाकर अपनी शर्ट ढूंढते इल्हान ने सर बाहर निकाल कर उसे हैरत से देखा। उसका गंदमी चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था और सुनहरी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे सूरज की किरणें फूट रही हों। वो गहरा सांस भरकर अपनी शर्ट उठाए उसकी तरफ आया। आज तुम मेरे कमरे में कैसे आई? हाँ, मुझे पता है। तो वो उसका सर थपकर पूछता नरमी से मुस्कुराया। वो शाहविला की सबसे खामोश, तबाह और अलग थलग रहने वाली लड़की थी। इल्हान ने उसे कभी महफिलों का हिस्सा बनते नहीं देखा था। ज्यादातर बड़ों की डांट डपट सुनती रहती थी क्योंकि वो चीजों का नुकसान बहुत करती थी। कीमती चीजें रिहा के सामने आते ही एक सेकंड में टूट जाती थी और फिर वो वजाहतें देती रह जाती थी। आज इल्हान के कमरे में चली आई थी, उसका हैरान होना बनता था। तो ये कि आपको ये भी पता होगा दादू ने क्या कहा है, इस बार सबके रिश्ते होंगे। ज़ेबा अभी वगैरह बोल रही थी कि यहाँ सब लड़के इतने रूड और बदले हाथ से हो गए। अमीन आप शादी के बाद हर वक्त कहती हैं मर्द हर वक्त अपनी मर्जी जताते हैं। कुछ अर्से बाद ही बीवी के दोस्त से ज्यादा मालिक बन बैठते हैं। असद भाई तो इसकी जिंदा मिसाल है। बेचारी नीमा भाभी हर वक्त बौखलाहट का शिकार रहती हैं। और रिहा बोलती चली जा रही थी। इल्हान ने हैरत से उसे देखा। रिहा, तुम कहना क्या चाहती हो? सीधी बात करो। कहाँ से कहाँ निकल जाती हो? इन बातों का क्या मकसद है? इल्हान ने उसे रोककर हैरत से पूछा। वो पहले तो सटपटा गई, फिर उसे वजाहत देने लगी। इसका मतलब ये है कि सब लड़कियां गुस्सीले और हाकिम मिजाज हैं और सब लड़कियां चाहती हैं मिकाल भाई से शादी हो, क्योंकि वो शाहविला की इन्हीं उसूल और रिवाज से तंग आकर बाहर गए थे। वो फितरतन सबसे अलग हैं, मुझे भी उनसे शादी करनी है। वो उसे बात का मतलब समझाती आखिर में ऐसे बोली जैसे चॉकलेट मांग रही हो। तुम्हें भी? वो किस किस से शादी करेगा आखिर? इल्हान वाकई परेशान हुआ। जब से मिकाल शाह की आने की बात हुई थी, शाहविला की तकरीबन लड़कियां उसकी आस लगा बैठी थी। वो उसके जुमले पर गड़बड़ा गई। मेरा मतलब मुझे उनसे शादी करनी है। मैं चाहती हूँ जब वो अपनी लाइफ पार्टनर चुने तो उनकी नजर मुझ पर ठहरे। वो सर झुकाए आहिस्तगी से बोल रही थी। इल्हान ने संजीदगी से उसे देखा। ये मोहब्बत तो नहीं हो सकती थी, उसे यकीन था, क्योंकि जब मिकाल पाकिस्तान से गया था तो रिहा स्कूल गर्ल और नासमझ थी। वजह पूछ सकता हूँ? इल्हान के संजीदा सवाल पर वो घबराहट का शिकार हुई। मिकाल जितना जॉली, पुरसुकून और ठंडे मिजाज का था, इल्हान का गुस्सा उतना ही मशहूर था। वो अकड़ मिजाज था, बदले हाथ था और सिर्फ मूड पर चलता था। वो मुझे आगे पढ़ने देंगे। वो गुस्सा नहीं करते और बहुत फ्रेंडली हैं। मैं हमेशा से ऐसे लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश रखती हूँ। मैं तो अभी उन बातों में ही ना पड़ती, मगर दादू ने जो फैसला किया है मुझे परेशानी हो रही है। रिहा ने वजह बताई। इल्हान हैरत ज़दा सा उसे देखने लगा। अभी कल की बात थी जब वो कॉलेज जाना शुरू हुई थी और अपने बाबा के कंधे से लटक कर लाड से फरमाइशें करती नजर आती थी। आज उसे शादी की पड़ गई थी। वो कि वो जवान थी और कॉलेज में उसका आखिरी साल था, मगर फिर भी उससे बड़ी बहुत लड़कियां मौजूद थी। खासतौर पर मिकाल के लिए तो बहुत ऑप्शंस मौजूद थे और बेहतरीन ऑप्शंस। रिहा से ज्यादा तालीम याफ्ता, उससे ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा ज़हीन लड़कियां। वो उन सबसे आखिरी वाली को मिकाल चाहिए था तो उसे कहाँ मिलना था? रिहा, तुम ज़ेबा वगैरह की बातें सुनकर अपने दिमाग खराब मत करो। मर्द वाकई मर्जी का मालिक होता है। मिकाल उन सब की मेहनत नहीं देखेगा, उसे जो पसंद आई उसी को लेगा, चाहे वो शाहविला की लड़की हो या बाहर की। और ज़ेबा से तो उसकी काफी दोस्ती रही थी, उसका चांस बनता है। तुम कहाँ से आ गई? इल्हान ने खफकी से उसे घूरा। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ इल्हान भाई, आप मेरी मदद करें प्लीज। आप तो मिकाल के भाई हैं, आपको पता होगा वो कैसी लड़की पसंद करते हैं। लंबे बालों वाली, मॉडर्न या मॉडेस्ट। उन्हें कैसी ड्रेसिंग पसंद है, कौन सा कलर, कौन सी डिश पसंद है, मुझे ये सब बताएं। मैं बिल्कुल वैसी ही बन जाऊंगी और वो मुझे देखते ही पसंद कर लेंगे। रिहा का जोश बेहतरी था। इल्हान को लड़कियों की यही बात बुरी लगती थी। लड़की को बाहया होना चाहिए, लेकिन उसकी सब कजन्स ने हद खत्म कर दी थी। मैं तुम्हें बेवकूफ समझता था, तुम तो सबसे तेज नहीं थी। वो सब अंधेरे में हाथ मारे हैं और तुम डायरेक्ट रोशनी में आना चाह रही हो। निकलो मेरे रूम से, मैंने ब्राइट कोचिंग सेंटर ही खोला हुआ और वो बेवकूफ इंसान न जाने कैसी लड़कियां पसंद करता है, मुझे क्या पता। वो बेजारी से बोलता उसे कमरे से जाने का इशारा कर रहा था। रिहा खिफत ज़दा से कमरे से निकल गई। इल्हान ने सर झटक कर तैयारी की और ऑफिस चला गया।
शाम की चाय लेकर लॉन में आया। ठंडी मध्यम हवा चल रही थी, आसमान को बादलों ने घेरा हुआ था। शाहविला के लॉन में हर रंग और हर किस्म के फूल लगे हुए थे। बाहर उरूज पर थी। मस्त में निहायत बड़ी टेबल और ढेरों चेयर्स पड़ी थी। वही चेयर खींचकर बैठ गया। ठंडी हवा एंजॉय करते हुए उसने यूं ही अतराफ में देखा तो लॉन के एक तरफ रखे झूले पर रिया उदास से बैठी थी। इल्हान चौंक कर उसे देखने लगा। जामुनी रंग के प्लेन जॉर्जेट फ्रॉक में उसका नाजुक सरापा मुतासिर कुन लग रहा था। शाहविला में सबके रंग साफ शफाफ थे। एक वही गंदमी रंगत की मालिक थी, मगर चेहरे के नुकूश इंतहा के जाज़िबे नजर थे। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, नन्ही सी नाक, होंठों का दहाना बहुत छोटा सा था, जिसकी वजह से बचपन में सब उसे ट्वीटी कहते थे। उसके बाल लंबे थे क्योंकि उसे पढ़ाई की वजह से कॉलेज जाने या बालों की कटिंग वगैरह करवाने का वक्त नहीं मिलता था। निहायत नाजुक पतले से हाथ पैर थे और दरमियाने कद के मालिक थी। उसे क्या पड़ी थी बाकी सबकी तरह मिकाल ये किसी लड़की की नजर में आने के लिए पागल होने की। इल्हान को अफसोस हुआ। रिहा, इधर आओ। उसने कुछ सोचकर रिहा को पुकारा। वो हड़बड़ाकर ख्यालों से निकलती उसे देखने लगी। फिर मुअद्दब से उठकर उसके पास आई, मगर रुख मोड़कर दूसरी जानिब देखती वो नाराजगी जाहिर कर रही थी। बैठो, तुम्हें बताता हूँ कि मिकाल को कैसी लड़कियाँ पसंद है, मगर बराहे मेहरबानी तुम ढंडोरा पीटकर सबको मत बताने बैठ जाना, क्योंकि मिकाल को कम से कम लाउड और बेशरम लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। इल्हान ने उसे समझाते हुए बैठने का कहा तो वो सर हिलाते ही जल्दी से उसके सामने बैठ गई। तुम्हारे बाल तो बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक हैं। उसे बगैर किसी फैशन के इसी तरह सीधे लंबे बाल पसंद हैं। उसे बहुत सॉफ्ट कलर्स पसंद है, जैसे पिंक, आइस ब्लू, आइस ग्रीन, स्काई कलर या स्किन। वो मॉडेस्ट और शाई लड़कियों को पसंद करता है, शायद इसीलिए वहाँ कोई लड़की नहीं ढूंढी। इल्हान चाय पीते हुए बोल रहा था। रिहा तवज्जो से सुनने लगी। और हाँ, उसे ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो कुकिंग की शौकीन हो। वो स्वीट डिशेस ज्यादा पसंद करता है। तुम्हें तो कुकिंग आती नहीं होगी, तो बताओ एक मंथ में क्या करोगी? इल्हान ने बताते हुए रुककर उसे जताते लहजे में सवाल किया। लेकिन मुझे कुकिंग आती है इल्हान भाई। आपको याद है लास्ट मंथ जब पुप्पो की दावत में फ्रूट ट्रैफल बनी थी, वो मैंने बनाई थी और सबको अच्छी लगी थी। रिहा ने पुरजोश लहजे में बताया तो इल्हान वाकई हैरान हुआ। ट्रैफल वाकई कमाल की बनी थी। ओके, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, मगर तुम खुद को किसी के लिए इतना चेंज मत करना रिहा कि फिर अपना असल भूल जाओ। ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं है जिसमें मोहब्बत ना हो, और मोहब्बत के लिए खुद को चेंज नहीं किया जाता। मोहब्बत तो जिससे हो जाए उसकी खामियां भी अच्छी लगती हैं। मिकाल को तुम अच्छी लगी तो ठीक है, वरना ऐसा ना हो वो किसी और को चुन ले और तुम कहीं की ना रहो। इल्हान ने उसे नरमी से समझाया था। नहीं, मुझे यकीन है कि वो मुझे ही पसंद करेंगे, क्योंकि ज़ेबा आपे बता रही थी मिकाल भाई को यूनिक लुक पसंद है और मैं यूनिक हूँ। वो जोशीले लहजे में बोल रही थी। इल्हान उसे देखकर रह गया। वो वाकई यूनिक थी और ये सच था। मिकाल शाह को यूनिक लुक पसंद थे, मगर मोहब्बत कब ये बातें देखती है। इल्हान तो ये जानता था उसका भाई हमेशा लोगों की तवक्को के उलट काम कर जाता था। शाहविला में उस वक्त सब लोग मकसद से तैयार घूम रहे थे। किचन में घर की खवातीन मुलाजमीन को साथ लगाए तेजी से डिनर का इंतजाम करवा रही थी, जो बहुत शहाना किस्म का और बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, क्योंकि घर के सबसे छोटे बच्चे का आज अकीका था। बेगम अमीरा की मुंतज़िर नजरें ड्राइंग रूम में मौजूद वॉल ग्लास से सामने नजर आते बैरूनी गेट पर जमी थी, क्योंकि कुछ देर में उनका पोता मिकाल शाह पूरे 6 साल बाद मलेशिया से वापस आ रहा था। उन्होंने खास तौर पर मिकाल की वजह से अकीका उसी रोज रखवाया था जिस रोज उसने पहुंचना था, ताकि वह एक साथ पूरे खानदान से मिले। उस शहाना 3 मंजिला और 4 कनाल पर बने शाहविला में उनके चारों बेटे बच्चों समेत रहते थे, और अब तो उनके भी चंद एक बच्चों की शादियां हो चुकी थी। अकीके के लिए उनकी तीनों बेटियां भी बच्चों समेत आई हुई थी। लड़कियां बेताबी से मिकाल के मुंतज़िर थी। बेगम अमीरा ने एक माह पहले ही सबने ऐलान कर दिया था कि मिकाल के आते ही सब कवारे लड़के लड़कियों के आपस में रिश्ते कर दिए जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो शादियां भी। पाकिस्तान की 80% लड़कियों की तरह उन सबको भी शौक था बाहर से आने वाले कजन के साथ उनका रिश्ता किया जाए। उनमें मौजूद रिहा की सुनहरी आंखों में चमक दूर से देखी जा सकती थी। वो मिकाल की पसंदीदा लड़की बनने की बाकायदा ट्रेनिंग ले चुकी थी। शाहविला के बाहर गाड़ियों के तेज हॉर्न बजे तो कार ने जल्दी से गेट ऑन किया। गाड़ियां तेजी से अंदर दाखिल होने लगी। घर के मर्द भी उसी वक्त ऑफिस से वापस आ रहे थे, जो जरूरी काम की वजह से अकीके के दिन भी ऑफिस गए थे। कुछ लड़के जो ट्रिप पर गए हुए थे और मिकाल शाह जो बाहर से आया था, सब एक साथ ही पहुंचे थे।
गाड़ियों के रुकते ही वो सब बाहर निकलते निकाल से मिलने लगे थे। बेगम अमीरा पुरजोश थी, अपनी जगह से उठी। ज़ेबा ने उनका हाथ थाम लिया। कैसरा बेगम भी किचन से निकलकर बेटे को मिलने के लिए बाहर भागी। रिहा ने ग्लास वॉल से बाहर देखा। सबसे हंस हंस कर मिलता मीकाल पहले की निस्बत कदरे कमजोर लग रहा था। सफेद रंगत कुछ दबी हुई लग रही थी और ब्राउन आंखों की गिर्द रज्जगों की वजह से हल्के नुमायां हो रही थी, मगर वो हमेशा की तरह खूबरू और हैंडसम लग रहा था। स्टाइलिश से ड्रेसिंग किए वो सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। सबसे मिलकर उनके साथ वो अंदर आया। अंदर मौजूद लड़कियों से मिलता वो रिहा के सामने रुककर हंसा था। ओह माय गॉड रिहा, तुम इतनी बड़ी हो गई। तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ। पिछले 4 सालों से तुम एक बार भी कॉल पर बात करने के लिए अवेलेबल नहीं थी। वो उससे खफकी जाहिर करता नरमी से बोल रहा था। रिहा शर्मिंदा हुई। ये यहाँ भी किसी को नहीं मिलती। कमरे से निकलते ही कोई ना कोई नुकसान करेगी और चलती बनेगी। चलती ऐसे है कि इर्द गिर्द चीजों से टकराती फिरती है, कीमती चीजों को भी ठोकर मार कर गिरा देती है, इसलिए बस अपनी गार में छुपी रहती है। तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो, जरा मुझे दिल खोल कर देखने दो। बहुत कमजोर लग रहे हो मीकाल, वहाँ खुश नहीं थे ना? बेगम अमीरा ने बोलते हुए उसे पुकारा। वो रिहा की तारीफ पर हंसते हुए सर हिलाता उनके पास जा बैठा। बाकी सब लड़कियों ने चौंक कर रिहा को देखा। मीकाल शाह उससे बात न होने पर आते ही नाराज हुआ था। क्या वो उसे पसंद थी? आज मीकाल शाह को वो मुश्किल तीसरा दिन था जब घर के सब बड़े बेगम अमीरा के कमरे में जमा हो चुके थे। यानी आज फैसले का दिन मुकर्रर किया गया था। रिहा तसब्सुब का शिकार थी। मीकाल कभी बहुत दोस्ताना अंदाज में बात करता था और कभी ऐसे नजरअंदाज कर देता था जैसे वो सामने ही ना हो। सब लड़कियों को यही शिकवा था। सिर्फ बड़े चचा की बड़ी बेटी ज़ेबा थी जिससे मीकाल का दोस्ताना ताल्लुक कम उम्री के से अब तक एक जैसा ही चला आ रहा था। हमारे बाबा ने तो साफ मना कर दिया है कि हमारे रिश्ते हमारे दरियाल में ही किए जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई फिक्र नहीं। मगर टेंशन तुम लोगों से भी ज्यादा है। हमारे कज़न तो और ज्यादा बदतमीज और बदज़बान है। मुझे लगता है कि अब रिवाज पड़ गया, लड़के आजकल लड़कियों से भी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। रिहा के साथ बैठी छोटी भुप्पो की बेटी सिजरा ने मुंह बनाकर कहा। रिहा ने चौंक कर उसे देखा, फिर ताज्जुब से सर हिलाया। रिहा सच बताना, क्या तुम भी मीकाल भाई की आस लगाए बैठी हो? तुम तो यार छोटी लड़कियों की लाइन में हो, जबकि असद भाई, मीकाल भाई, फवाद भाई और इरहान भाई सबसे बड़े लड़कों की लाइन में हैं। असद भाई की शादी हो चुकी, बाकी तीनों के लिए लंबी लाइन मौजूद है। उनके साथ की तो ज़ेबा, तमकना, तापी वगैरह हैं। तुम देखना नानो तुम्हारा रिश्ता या तो छोटे मामू के फुरकान के साथ करेंगी या बड़ी खाला के वकार के साथ। तुम्हारी एज के वही दो हैं। मैं तो वैसे भी बच गई, तुम ही रहती हो। हमसे छोटी बहुत छोटी बच्चियां हैं। सदरा ने इत्मीनान से अंदाजा लगाया। अल्लाह ना करे सदरा, वो दोनों तो बहुत बुरे हैं। तुम्हें याद नहीं हमारी नई मुलाजमा की बेटी का कितना मजाक उड़ाया था? और वो तो कभी कभी दादों से भी बदतमीजी कर जाते हैं। बल्कि मीकाल भाई के अलावा तकरीबन सभी अकड़ मिजाज और मगरूर हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल ही इनकार कर दूंगी। रिहा ने घबरा कर कहा, सारा मसला यही था। शाहरिया के लड़के बदतमीज और बिगड़े हुए थे। वैसे तो लड़कियों के मिजाज भी कुछ कम नहीं थे, मगर कम से कम बड़ों की इज्जत करती थी। गाइस, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि दादों ने लड़कों से उनकी मर्जी और पसंद पूछी है। सबसे नहीं मगर खुद से। सिर्फ लड़कियों को फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि मॉडर्न दौर में जरा नए अंदाज से जिंदा दफन करने का रिवाज कायम किया जाने वाला है। इससे पहले कि सिदरा कुछ बोलती, रिहा की गजन ज़ुकी भागती हुई आई और गमज़दा सी उन्हें बताने लगी। इस खबर पर कोई मुतमईन हुआ और कोई रिहा की तरह मजीद परेशान। मुतमईन होने वाली तकरीबन वही लड़कियां थी जिनका बाकायदा कजन्स के साथ अफेयर चल रहा था। सिदरा, मैं वाकई अब खानदान में शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सिर्फ पढ़ाई को वजह बनाकर इनकार करूं तो दादा मान जाएंगी? रिहा खौफ के मारे बाकायदा कांपने लगी थी। सिदरा कोई जवाब नहीं दे पाई। शाहरिया के मर्द जरा मॉडर्न जमाने के थे, इसलिए बज़ाहिर अच्छे और सुलझे हुए लगते थे, मगर रवैया कई बार जाहिर कर जाता था कि औरत को पैर की जूती समझते थे। रिहा हाथों पर सर गिराए गमज़दा सी बैठी थी जब तकरीबन घंटे भर के बाद बेगम अमीरा के कमरे का दरवाजा खुल गया। अंदर सब बड़े हंसते खिलखिलाते महफिल जमाए बैठे थे। लड़कियां सुनगुन लेने के लिए बेचैन हो रही थी। इन लोगों ने नहीं बताना कुछ, अब तो मम्मा वगैरह का ही कान खाना पड़ेगा, तब जाकर बात खुलेगी। सिदरा की बात पर सबको इत्तेफाक हुआ था। उस रात डिनर की टेबल पर सब ऐसे बैठे बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
अलबत्ता बेगम अमीरा बेगम से बोल रही थी कि शादियों मंगियों के इंतजाम जल्द किए जाएं। उन्हें जब से हार्ट अटैक हुआ था वो डर गई थी उसे मौत का परवाना दिया जा चुका हो। कुछ लड़के तो बहुत हंस रहे थे, गर्दन अकड़ाए गुरूर से बैठे थे जैसे किला फतह कर लिया हो। कुछ के मूड बिगड़े हुए थे। रिहा ने चोर नजरों से मिकाल को देखा जो बात बात पर हंस रहा था। पूछे बिना वो जानती थी मिकाल शाह उन्हीं में शामिल होगा जिनसे बेगम अमीरा ने उनकी ख्वाहिश पूछी होगी। वो उनका बहुत लाडला था और उसी के लिए ही तो इतना वक्त इंतजार किया गया था। न जाने उसने किस खुश नसीब का नाम लिया था। रिहा गुमसुम सी खाने से खेलती रही थी। इल्हान घर पर मौजूद नहीं था वरना उसी से पूछ लेती। रात को वो अपने कमरे में गई तो सोने से कुछ पहले उसकी माँ हनीफा बेगम आ गई। सो रही हो? डिनर के बाद सब लड़कियों की दौड़ अपनी माओ की तरफ लगी और मैं हैरान हो रही थी कि मेरी बेटी कहाँ गायब हो गई। पूछूंगी नहीं तुम्हारा रिश्ता कहाँ हुआ है? वो मुतमईन से मुस्कुरा रही थी। खुद पर ब्लैंकेट फैलाती रिहा ने खफकी से उन्हें देखा। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग फैसला तो कर चुके हैं। मिकाल भाई तो होंगे नहीं। वो बेजारी से बोलती मुंह पर ब्लैंकेट डाल गई। मूड ऑफ लग रहा था। हनीफा बेगम हैरत से उसे देख रही थी। वो ऐसी तो नहीं थी। उसकी हरकत उन्हें नागवार गुजरी थी। रिहा, जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाएगी इसलिए अपने मिजाज में नरमी लाओ। ये रवैया तुम्हारी माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा तो शौहर क्यों बर्दाश्त करेगा? हकीकत जाने बिना पहले से मुंह बनाकर पड़ी हो। ये नखरे किसे दिखा रही हो? शाहविला की और किस लड़की से उसकी मर्जी पूछी गई है? हमने भी ऐसे ही वालिदैन के फैसलों पर सर झुकाया और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। वो सख्ती से समझाती उठकर कमरे से निकल गई। रिहा की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका दिल भारी होने लगा। अगले ही पल वो बुरी तरह रो पड़ी थी। शाहविला में अगले चंद दिन बिल्कुल खामोशी छा गई थी। बेगम अमीरा ने जवान जोड़ों की जल्द शादी का अल्टीमेटम दे दिया था, इसलिए घर के बड़े शॉपिंग और इंतजामात में मसरूफ थे। रिहा ने खुद को बिल्कुल लापरवाह बना लिया था। मिकाल शाह के कहे लगाता हंसता मुस्कुराता नजर आता था तो उसके दिल में हसरत सी जाग उठती थी कि काश कोई आकर उसे बताए वो मिकाल शाह की दुल्हन बनने वाली है। बददिली से नाश्ता करती रिहा की नजर तायाजाद तमकनत पर पड़ी तो वो चौंक गई। तमकनत की आंखों में सुर्खी और भीगापन उसके बहुत ज्यादा रोने की जुगली खा रहा था। जुल्फी, तमकनत आपी का रिश्ता किससे हुआ है? रिहा ने डरते डरते साथ बैठी कज़न के कान में सरगोशी करते हुए सवाल किया। वो चाय पीती बेजारी से कंधे उचका गई थी। उसे अपनी पड़ी हुई थी। उसका रिश्ता फुरकान के साथ हुआ था और उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। जब से रिश्ता हुआ था दोनों का मूड बिगड़ा हुआ था। अभी उनकी मंगनी तय पाई थी क्योंकि फुरकान यूनिवर्सिटी जाता था और जुल्फी रिहा के साथ कॉलेज के आखिरी साल में थी। ज़ेबा आपी, तमकनत आपी क्यों परेशान है? तमकनत की हालत पर रिहा का दिल परेशान हो रहा था। उसके सवाल पर ज़ेबा ने चौंक कर उसे देखा, फिर तमकनत को फिर एक तवील सैड आ भरी क्योंकि दादू ने तमकनत और वासिक का रिश्ता कर दिया है। उनकी भी शादी होगी। एक तो वासिक उससे 5 साल छोटा है, दूसरा वासिक और बड़ी फुफा दोनों का मिजाज तो अल्लाह की बना। तमकनत की तो अल्लाह ही खैर करे। ज़ेबा ने झुरझुरी लेकर कहा। रिहा घबरा गई। अब अंदाजा हुआ यानी यहाँ तो उम्रों का भी लिहाज नहीं किया गया था। कहीं लड़के बड़े थे, कहीं लड़कियाँ और कुछ हम उम्र। वो घबराई हुई सी कॉलेज चली गई और दिल इतना सहमा हुआ था कि दिल चाहा कॉलेज से कभी घर वापस ना जाए। शादी के दिन ब दिन बढ़ते हंगामे रिहा का दिल खौफ से भरते जा रहे थे। जब एक रोज मिकाल उसे लेने कॉलेज पहुंच गया। उस रोज जुफी ने छुट्टी की थी और रिहा अकेली थी। मिकाल भाई आप क्यों आए? मैं वैन से वापस चली जाती ना। रिहा ने गाड़ी में बैठते हुए आहिस्तगी से कहा तो वो मुस्कुराकर सनग्लासेस लगाता गाड़ी आगे बढ़ा गया। वो उसे लिए एक बड़ी से डिजाइनर शॉप में गया। रिहा एक साथ इतने खूबसूरत और स्टाइलिश ब्राइडल ड्रेसेस देखकर चकरा गई। वहाँ उसने अपने आने की वजह बताई। यार मैंने ब्राइडल ड्रेस लेना है अपनी दुल्हन का। दादू ने एकदम ही पाबंदी लगा दी कि लड़की लड़का ने अब शादी से पहले नहीं मिलना। सोचा तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूं क्योंकि तुम्हारी और मेरी दुल्हन की चॉइस बहुत ज्यादा मिलती है। मिकाल ने उसे बताते हुए इत्मीनान से अपनी कामयाबी बताई। रिहा हैरान रह गई। उसे तो सब अच्छे लग रहे थे। मिकाल जोर देने लगा कोई एक सेलेक्ट करके बताए। उसने 3-4 सेलेक्ट किए और बाकी फैसला उस पर छोड़ दिया। घर आने तक वो उलझी रही। मिकाल की दुल्हन कौन थी जिसके रिहा जैसी चॉइस थी? वो इतनी रिजर्व नेचर की थी कि उसे ये भी अंदाजा नहीं था। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी रिहा की उदास बेटी नजरें आसमान पर टिकी थी जहाँ सुरमई बादलों का बसेरा था। मौसम अजीब ठंडा गर्म सा हो रहा था। कभी गर्मी और कभी अचानक से बारिशें और ठंड। उन दिनों बारिशों ने मौसम को सर्द किया हुआ था। उस मौसम के बावजूद शाहविला की उस 3 मंजिला शानदार इमारत को टिमटिमाती रोशनियों से आखिर तक सजाया हुआ था।
एक दिन पहले उपटन की रस्म हो गई थी और उसी रात 10 मेहंदी का शुगर भी हुआ। आज रुखसती का दिन था। 5 दुल्हनें थी और उन्हें उपटन की रस्म में एक साथ बिठाया गया था। ड्रेसेस एक जैसे थे क्योंकि शॉपिंग सब बड़ी औरतों ने मिलकर की थी। रीहा और तमकनत के अलावा तीनों दुल्हनें खुशबाश थी। तमकनत भी अब कुछ बेहतर लग रही थी क्योंकि फुप्पो ने इतनी शानदार बरी बनाई थी और इतनी मोहब्बत लुटा रही थी कि तमकनत का आसमान पर दिल मुतमईन होने लगा। रीहा बार बार भीगती आंखों को रगड़ते आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब तो गम दुगना हो गया था। सब खुश थे तो वो क्यों नहीं? दिल अभी उसे सवाल पर अटका हुआ था। बेकार शाह की दुल्हन उनमें से कौन है? पीले फ्रॉक में नक्सक से तैयार सिदरा अपना बरामदा लहराते हुए उसके पास आकर बैठी तो रीहा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो उसकी दोस्त प्लस कजन थी, मगर उन दिनों वो धोखेबाज न जाने किन हवाओं में उड़ रही थी। तुम क्यों इतनी खुश हो? रीहा के सवाल पर वो मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए उसके करीब हुई। एक तो रीहा न जाने किस दुनिया में रहती थी, उसे किसी का कोई अता पता ही नहीं था। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा नक्चड़ा भाई सोबान पसंद है। इस बार जब रिश्तों की बात हो रही थी तुम्हारी मामा ने मेरे और सोबान के रिश्ते की बात की। मामा ने बाद में जवाब देने का कहा था और पिछले दिनों घर में यही बात चलती रही। बाबा ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, फिर इस शर्त पर मानी है कि अमारा उसकी बड़ी बहन का रिश्ता तायाबू के बेटे बाबर के साथ होगा। सब मान गए और मेरी मामा ने तुम्हारी मामा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सिदरा शर्माने की नाकाम कोशिश करते हुए बता रही थी। रीहा को सदमा हुआ, ये भी उसके लिए नई बात थी। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है ना? रीहा की आंखें फिर से डुबडुब आ गईं। सिदरा अपनी खुशी भुलाकर खफकी से उसे देखने लगी, यानी वो भी पुराने गम लिए घूम रही थी। तुम्हारा ख्याल है, इसलिए एक राज बताती हूँ। सवेराबाजी से जरा बचकर रहना। तुम्हारे होने वाले शौहरे नामदार की हकीकी और सच्ची वाली दीवानी है। इन दिनों बहुत शदीद गम की हालत में है और सुना है खालिस बद्दुआओं से नवाजेंगे तुम्हें। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। सिदरा ने उसे इतला देते हुए हाथ उठाकर दुआ की। रीहा ने ठठक कर उसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सिदरा को सकीना बेगम ने पुकारा और वो बिजली की तरह भागकर उनके पास पहुंची थी। रीहा हैरान परेशान सी बैठी रह गई। अब ये बड़ी पप्पू की सवेरा किसको पसंद करती थी, वो ये भी नहीं जानती थी। उफ, ये बेखबरी। बाहर एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। कॉलर वाली लड़कियां आई हुई थी। 3 दुल्हनें पहले ही तैयार हो रही थी। तमकनत के पप्पू ने बहुत बड़े कॉलर से वक्त लिया हुआ था। उसे एक बार फिर अलग से प्रोटोकॉल दिया गया था। पीछे रीहा बचती थी, उसको सबसे आखिर में तैयार होने का कहा गया था। उसे भी कोई जल्दी नहीं थी। शॉवर लेकर वो खिड़की के पास खड़ी मौसम का जायजा लेती रही, जिसकी वजह से अब कपकपी तारी हो गई थी। अमीरा बेगम ने शाहविला के बैकयार्ड में ही सारा सेटअप करवाया था ताकि उस पल पल बदलते मौसम की वजह से सबको बाहर न निकलना पड़े। सामने लॉन में शेड के नीचे मिकाल और इल्हान खड़े न जाने क्या जरूरी बात कर रही थी। उनके साथ ही फवाद खड़ा फोन पर किसी से बात करता हंस रहा था, जबकि असद सजावट के लिए आए वर्कर्स को समझाने में मसरूफ था। रीहा गार्ड दिमागी से उन सबको देख रही थी। जब बात करते मिकाल ने यूं ही सर उठाया। नजरें मिलने पर उसने घबराकर पर्दा बराबर किया और खिड़की बंद करके ब्लैंकेट में सिमट कर बैठ गई। बेड पर एक तरफ उसका ब्राइडल ड्रेस पड़ा था। गहरा सुर्ख और नेहायत भारी काम वाला लहंगा था। उसे मिकाल का पसंद किया लहंगा याद आया जो मरून फर्शी लहंगा था। वो बहुत चाह से पसंद कर चुका था, मगर उसकी माँ यानी बड़ी ताई कैसरा बेगम ने अपने गहरे रंग को देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। वो लहंगा वापस भेजा और ये वाली शॉपिंग पे खुद करने का कहा। वो मिजाजन हाकिम परस्त थी। बेटों के हर मामले में हमेशा उन्होंने अपनी मर्जी चलाई थी। इल्हान तो खैर हर बार सर झुका देता था क्योंकि उसे ज्यादातर माँ के फैसलों से कोई एतराज नहीं होता था, मगर मिकाल शाह कई बार जिद कर जाता था। इस बार उसकी जिद नहीं चली थी। शादी में सब कैसरा बेगम की मर्जी से हो रहा था। सिदरा उसे बुलाने आई तो सर पीट लिया। वो बिस्तर में दबकी गनूदगी में जा रही थी। रीहा की बच्ची, तुम नींद कर रही हो तो दुल्हन तुम्हारा बाप बनेगा। शाम हो चुकी है, तुम्हें दुल्हन बने या धुला हुआ मुंह लेकर जाओगी? ड्रेस भी नहीं पहना, नाकारा लड़की। सिदरा की चीखती आवाजों पर वो हड़बड़ा कर जाके उसने सोचा था रुखसती का जिक्र होते ही रोने लगेगी, मगर यहाँ रोना याद ही नहीं रहा। उसने जल्दी से नींद से भरी आंखों के साथ ही चेंज किया और सिदरा उसी तरह बातें सुनाते हुए उसे उस कमरे में ले गई जहाँ कॉलर वाली लड़कियों का बसेरा था। कॉलर वाली ने उसे पकड़कर अपने सामने सोफे पर गिराया और फौरी मेकअप करने लगी। उसने दिल भर आने पर पलकें झपकाई तो वो लड़की टूट गई। रोना नहीं। एक तो बाकी तीनों की तरह तुम्हारा रंग इतना साफ नहीं है, फेस बहुत छोटा सा है। ऊपर से आंटी ने फरमाइश की है कि उनकी बेटी की उम्र छोटी है तो ऐसा मेकअप हो कि उसे छोटा ही लगना चाहिए। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम आंसू बहाकर सब जाया करना चाहती हो। कॉलर वाली बात उन्हीं भी की और मुंह फट दी। रीहा ने घबरा कर उसे देखा और आंसू अपने अंदर उतार लिए।
ऐसा तो और भी बहुत कम थे रोने के लिए, मगर मेकअप जाया होने पर जो गम उसकी माँ को लगता, उसका खमियाजा कम से कम शादी के रोज वो भुगतने से डर गई थी। निकाह शुरू किया जा चुका था। एक तरफ बड़े सोफे पर ज़ेबा और तमकनत बैठी थी, जबकि दूसरी तरफ 2 सीटर सोफे पर रिहा बैठी थी, जिसका दिल लम्हा बलम्हा डूबता जा रहा था। पहले उससे बड़ी लड़कियों के निकाह हुए थे, वो अपना टिश्यू ढूंढती, पलकों पर अटके आंसू साफ करने की कोशिश में मसरूफ थी। कभी दिल को तसल्ली देती थी कि सब अच्छा है, और कभी जानने की कोशिश करती थी कि उसका दुल्हा कौन है। उसके बुखलाहट पर हनीफा बेगम उसके पास बैठकर उसका हाथ दबा गई। रिहा ने चौंक कर माँ को देखा। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, क्या तुम्हें मुझ पर और अपने बाबा पर भी ट्रस्ट नहीं? हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला किया है। वो उसे तसल्ली दे रही थी। रिहा की आंखें डुबडुबा गईं। बाकियों के निकाह होने के बाद अब उसकी जानिब सब मुतवज्जे हो चुके थे। सबकी तवज्जो हो चुकी थी। निकाह शुरू होने पर रिहा ने आंखें मीच कर दिल में शिद्दत से दुआ की कि मीकात शाह का नाम लिया जाए। क्या तुम्हें इल्हान शाह निकाह में कबूल है? मौलवी साहब के सवाल ने उसके सर पर धमाका किया था। वो एकदम पथरा गई थी। आंखें पट से खुली, मगर सर उठाने की या सामने देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। इल्हान शाह? वो मिकाल शाह जैसे दोस्ताना मिजाज वाले और आजाद इंसान की ख्वाहिश कर रही थी, जबकि इल्हान शाह जैसे सख्त संजीदा इंसान के नाम किया जा रहा था। उसका दिल बाहर आने लगा। बेटा, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? रिहा बच्चे जवाब दो। रिहा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। अरे रिहा, गूंगी बनकर बैठ गई हो, जवाब तो दे दो बेटे। मौलवी साहब ने जो ही सवाल दोहराया, सर पर खड़े सब बड़े उसे मुखातिब करने लगे। उसने सहमे से लहजे में कबूल है कहा, फिर उसके बाद दोनों मर्तबा उसकी आवाज मजीद दबती चली गई। निकाह हो चुका था। सब मुबारकबाद देने लगे। अपनी माँ के सीने से लगी रिहा ने सर उठाकर सामने देखा तो मिकाल और ज़ेबा साथ बैठे थे। मिकाल उसकी जानिब झुका शोकी से बोल रहा था और ज़ेबा मुस्कुराहट दबाए सुर्ख हुई जा रही थी। रिहा की आंखों में मिर्चें से लगने लगी थी। ज़ेबा और मिकाल की पुरानी दोस्ती थी। अब रिहा को याद आया जब लड़कियां अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए उलझी परेशान घूम रही थी। ज़ेबा हर वक्त मोबाइल पर लगी हंसती मुस्कुराती रहती थी। वो जानती थी कि मिकाल उसी को चुनेगा, यानी उनके दरमियान ये बातें पहले से तय थी। वो दोनों यकीनन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर क्यों ज़ेबा ने सब लड़कियों से ये सच छुपाकर उनकी बेचैनी का मजा लिया था? और मिकाल क्यों ज़ेबा का ब्राइडल ड्रेस लेने के लिए रिहा को अपने साथ ले गया था? उसे रोना आ रहा था। सर झुकाए वो बमुश्किल आंसुओं को हलक से नीचे उतार रही थी ताकि आंसू बहाकर किसी को बात करने का मौका न दे। इल्हान शाह न जाने कहाँ था, उसके पास आकर बैठा तो रिहा ने जब्त से आंखें मीच दी। वो उसके पास गई थी मिकाल की पसंद में ढलने के लिए। वो सिदरा के अलावा बाकी सबसे तो अपनी ख्वाहिश छुपा गई थी, लेकिन इल्हान शाह के सामने सब भूल गई थी। क्या सोचता होगा वो? क्या सोचता होगा वो रिहा के बारे में? शर्मिंदगी और गम के मारे रिहा की आंखों में भीगापन बढ़ने लगा। वो मुठियां भींचती जब्त से बैठी थी जब सिदरा ने उसके साथ बैठकर पिक्चर बनाते हुए उसके कान में सरगोशी की। इतनी रोनी सूरत बनाकर बैठी हो जैसे तख्ता तार पर चढ़ा दिया हो। अपनी इंप्रेशन ठीक करो। इल्हान भाई तुम्हें ही देख रहे हैं। सिदरा की इतला पर रिहा का वजूद सनसना गया था। वो घबरा कर मजीद सर झुकाती अपने आंसू छुपाने लगी। इल्हान शाह ने लब भींचते हुए रुख फेर लिया था। रिहा कमरे में बैठी थी। कुछ देर पहले रस्में हुई थी जिनमें रिहा ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। ज़ेबा वगैरह तो खूब एंजॉय कर रही थी, जितना ज़ेबा चहक रही थी और मिकाल कहता ही लगा रहा था। अब रिहा को उनके दरमियान मोहब्बत समझ आई थी। बेगम अमीरा की तबीयत ठीक नहीं थी। शोर शराबे से उनके सर में शदीद दर्द पड़ने लगा तो उन्हें सब खत्म करना पड़ा था। रिहा को कैसरा बेगम ने वक्त से ही घर पहुंचा दिया था। रिहा को कैसरा बेगम ने वक्त से ही कमरे में पहुंचा दिया था। वो इतनी डिस्टर्ब थी और रोती रही थी कि सबको ही परेशानी होने लगी। रिहा ने तन्हाई में अपने हवास बहाल किए। मिकाल और ज़ेबा की मोहब्बत के बारे में जानकर जितनी शर्मिंदगी उसे हो रही थी, वो सबसे पहले इल्हान शाह से छुपना चाहती थी। वो उसकी बेवकूफ मोहब्बत का गवाह था। कैसे मिकाल की मर्जी जाने बिना वो पागलों की तरह उसकी पसंदीदा बनने की कोशिश करती रही, और ज़ेबा ने किस आराम से सब राज में रखा था। रिहा को गम से ज्यादा शर्मिंदगी थी, मगर बदकिस्मती से अब इल्हान से छुपना मुमकिन नहीं रहा था। घर तो एक था ही, मगर अब वो उसके कमरे में आ चुकी थी, उसकी बीवी बन चुकी थी और अब उसका सामना नागज़ीर हो चुका था। वो कपकपाते हाथों को आपस में मसलती इल्हान शाह का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वो ये भी जानती थी कि सामना होने पर वो उसे शर्म दिलाएगा, गुस्सा करेगा और शायद मायूसी भी जाहिर करे कि उसे कैसी बेशर्म लड़की मिली थी। रिहा ने सोच लिया वो बिल्कुल सर नहीं उठाएगी, सर झुकाकर सारी डांट सुनेगी, माजरत करेगी और वो चाहेगा तो शर्मिंदगी जाहिर करेगी। जिंदगी में कभी दोबारा उल्टे सीधे फैसले नहीं करेगी। इल्हान की नजर में एक अच्छी और समझदार बीवी बनने की कोशिश करेगी। उसकी फर्माबरदार बीवी बनकर रहेगी और हर बात मानेगी।
बस अब यही रास्ता बचा था अपनी शर्मिंदगी कम करने का और इल्हान की मायूसी खत्म करने का। उसने सब सोच लिया था, मगर इल्हान कमरे में ही नहीं आ रहा था। रिहा को परेशानी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं वो बड़ों के पास जाकर रिहा की हरकतें बता रहा हो। वो घबरा गई। उसी वक्त इल्हान कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखे बिना तेजी से अपनी शेरवानी के बटन खोलता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। रिहा हवानक से उसे देख रही थी, जिसने एक बार भी रिहा की जानिब नहीं देखा था। ड्रेसिंग रूम में गया, चेंज किया और सादा से ट्राउजर शर्ट में बाहर आया। अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते हुए उसकी नजर रिहा पर पड़ी और कमरे में आने के बाद पहली बार वो उसे देख रहा था। फिर जैसे चौंक गया, जैसे तब याद आया हो कि उसके कमरे और जिंदगी में किसी वजूद का इजाफा हुआ हो। दादी जान की तबीयत खराब है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तुम चेंज करके रेस्ट करो, मेरा नहीं पता कि कब वापसी हो। वो सादा बेतासुर लहजे में उसे बताता कमरे से निकल गया था। रिहा परेशान हुई। उसी भारी लिबास, भारी जेवर और हैवी मेकअप के साथ बाहर जाने का सोचकर ही उसे कुछ होने लगा था। उसने अपना जेवर उतारा, चेंज किया और फ्रेश होकर सादा से लिबास पहना। वो कमरे से बाहर निकली। घर के बड़े परेशान बैठे थे। यंग जनरेशन कमरों में सोने गई हुई थी, निकाल और जेबा भी। रसूमात और हल्ला गुल्ला खत्म हो चुका था जब बेगम अमीरा की तबीयत बिगड़ी, इसलिए किसी को उनकी तबीयत बिगड़ने का पता नहीं था। उनके सर में दर्द तो कब से था। कुछ देर पहले इल्हान ने कमरे में जाने से पहले उनको चेक किया तो उनका बीपी हाई हो रहा था। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है, कह रहा था सुबह तक वेट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बाबा और ताया साथ गए हैं, अल्लाह सब खैर करे। उसकी माँ ने उसे तफसील से आगाह किया। अरे तुम क्यों बाहर आ गई हो बेटा, आराम करो जाकर। कैसरा बेगम नवाफिल पढ़कर आई तो रिहा को बैठा देखकर नरमी से बोली। वो नफी में सर हिला गई। अब रेस्ट नहीं होगा, बस दादो आ जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। रिहा पर घबराहट सवार थी। 2-3 घंटे गुजर गए थे, वो उनके साथ बैठी रहती। फिर इल्हान ने कॉल करके उन्हें तसल्ली दी कि बेगम अमीरा अब बेहतर हैं। उनको अंजाइना का अटैक हुआ था और सुबह तक हॉस्पिटल में रुकने वाली थी। शुक्र है उनकी तबीयत संभल गई है। जाओ रिहा, तुम भी अब सो जाओ। ठीक है, तुम्हारी दादो सुबह आ जाएंगे, बोलो। उसे माँ ने जबरदस्ती कमरे में भेजा था। वो थकन दादा से जाकर बिस्तर पर गिरी। वो इल्हान से फरार चाहती थी, मगर उसने ऐसा भी नहीं चाहा था। पहले दिन की शर्मिंदगी से वो बच गई थी, मगर न जाने आगे क्या होने वाला था। वो लोग सुबह के 6-7 हॉस्पिटल से फारिग हुए थे। बेगम अमीरा को उनके कमरे में पहुंचाकर इल्हान थकन ज़दा से अपने कमरे में पहुंचा। रिहा आड़ी तिरछी बेतरतीब सी बेड के वस्त में सो रही थी। अपनी आंखें मसलते हुए उसने बेड के किनारे पर तकिया सेट करने लगा जब रिहा करवट बदलती एक कोने में सिमटी। मौसम रात से अच्छा हो रहा था। बारिश और ठंडी हवा। अंदर उसने एसी चलाया हुआ था। अब सर्दी लग रही थी। इल्हान ने एसी बंद किया, पैरों में पड़ा नरम सा कंबल उठाकर उस पर डाला और अपनी जगह पर सो गया। रिहा की आंख 8-9 बजे खुली थी। कंबल में सुकून से सोई पूरे बेड पर फैली हुई थी। लापरवाह हुलिया और सोने के अंदाज में बेनियाजी। वो सटपटाई हुई सी अपने बाल समेट कर दुपट्टा ढूंढने लगी। फिर से दिमाग पर सोचें हमलावर हुई। न जाने इल्हान ने उसे इस हाल में देखकर क्या सोचा होगा। कैसी लापरवाह लड़की है। उसने जल्दी से जाकर शॉवर लिया, नफीस सा लिबास पहनकर अपना हुलिया बेहतर किया और फिर कमरे से बाहर निकल गई। बेगम अमीरा जागी हुई थी। वो उनके पास बैठ गई। निकाल, जेबा और बाकी सब भी उनके गिर्द जमा थे। इल्हान आराम कर रहा है। पूरी रात वो मेरे लिए एक टांग पर खड़ा रहा। फिक्र में भूल गया उसकी शादी हुई है। परवाह तो खैर वो पहले भी बहुत करता था, मगर सोचा नहीं था अपनी शादी के दिन वो इस तरह मेरे साथ खड़ा रहेगा। बेगम अमीरा मोहब्बत से बोल रही थी। निकाल ने खिफत से पहलू बदला। रात उसे भी दादी की तबीयत का पता चला था, मगर उसने और जेबा ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। बाकी सब कुछ देर बैठकर वहां से उठ गए। आज रात वलीमा था और सबको तैयारियां करनी थी। रिहा, जाओ अपनी दादू के लिए चाय ले आओ। चाय पीकर फिर थोड़ी देर आराम करें आप। हनीफा बेगम ने रिहा को हिदायत दी तो वो सर हिलाकर वहां से उठ गई। उसी वक्त इल्हान भी वहां आ गया। 2-3 घंटे की नींद लेकर उठ गया था। नम बालों को सलीके से सर पर जमाए उनके पास आ बैठा और उनकी तबीयत पूछने लगा। निकाल भी वहीं आ गया। जेबा मसरूफ हुई तो उसे भी दादी का ख्याल आ गया। हनीफा बेगम फखर से इल्हान को देख रही थी। उनकी बेटी तो बेवकूफ थी जो निकाल शाह के दोस्ताना अंदाज और खुश मिजाजी की दीवानी हुई थी। उसे इल्हान शाह जैसे समझदार और सुलझे हुए इंसान का अपनों के लिए परवाह करना
और नरमी नजर नहीं आती थी। रेखा बेगम अमीरा की चाय लेकर वहां पहुंची तो दरवाजे पर ही पैर को ठोकर लगने से कप छूटकर नीचे जा गिरा। छनाके की आवाज पर सबकी नजरें उठी। मिट्टी का बना स्पेशल कप जिसके बगैर अमीरा चाय नहीं पीती थी, चाय समेत नीचे फर्श पर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। बेगम अमीरा मिट्टी के बर्तनों का खास इस्तेमाल करती थी। हनीफा बेगम ने सर पीट लिया। रिहा कोई ऐसा दिन जाने ही नहीं देती थी कि कमरे से निकले और नुकसान न करे। रिहा हवास बाफ्ता से बेगम अमीरा को देखने लगी, जिनकी खपकी भरी नजरें उसी पर जमी थी। ये लड़की नुकसान करके नहीं थकती। शादी हो गई है तुम्हारी, अब तो तरीका सीख लो। तुम लोगों को भी आराम नहीं। सुबह से चाय का इंतजार कर रही हूँ, इसे भेजती है चाय लाने, पिला दे इसमें चाय। बेगम अमीरा के नाराजगी भरे जुमलों पर निकाल ने कहकहा लगाया था। रिहा का फिफत और शर्मिंदगी से बुरा हाल हो रहा था। उसने डरते डरते इल्हान को देखा, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। अलबत्ता उसकी माँ, ताई और दादी सबने उसकी लापरवाही पर खपकी जताई थी। कसम से रिहा, दादों का कब तक छोड़ देती, वो अब चाय किसमें पियेंगी। पहले एक कप शादी के दौरान मुलाजमा से टूट गया, पता नहीं तुम इल्हान का कितना नुकसान करने वाली हो। निकाल ने हंसते हुए उसे छेड़ा। वो शर्मिंदा सी माजरत करती झुककर वो टुकड़े समेटना चाह रही थी जब इल्हान ने टोक दिया। इसे छोड़ो रिहा, कब आ जाएंगे कोई मसला नहीं। जाओ मुलाजमा से कहो ये साफ करे और मिट्टी के गिलास में चाय दे दे फिलहाल। इल्हान ने उसे हिदायत दी, वो सर हिलाकर वहां से भागी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। इल्हान का लहजा संजीदा मगर नरमी भरा था। वो मुलाजमा को भेजकर कितनी देर शौक से किचन में खड़ी रही। क्या इल्हान को उसकी लापरवाही पर गुस्सा नहीं आया था? उसने डांटा नहीं, शर्मिंदगी भी जाहिर नहीं की कि अब वो उसकी बीवी बन चुकी थी और ऐसी उल्टी हरकतें। कुछ देर बाद वो कमरे में वापस जाकर बैठी तो सब बातों में मसरूफ थी। वो एक तरफ सिमट कर बैठी इल्हान को देखने लगी। अब मक्खन नहीं लगाओ, देख ली तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हें तो नई नई शादी के जामे दादी याद ही नहीं थी। मेरा इल्हान परेशान होता रहा, और अगर ये कमरे में जाने से पहले मुझे चेक ना करता तो अब हार्ट अटैक करवा कर पड़ी होती मैं। बड़े तुम हो, मगर जिम्मेदारियां इल्हान पूरी करता है, निकम्मे कहेंगे। बेगम अमीरा मिकाल को मसनूई खपकी से घूरती बातें सुना रही थी। इल्हान नफी में सर हिला रहा था। उसकी नजर रिहा से मिली तो वो सटपटा कर सर झुका गई। उसकी खिदमत पर वो पहले तो चौंक गया, फिर एकदम मुस्कुरा दिया। वो अपने ही शौहर को ऐसे छुप छुप कर देख रही थी। इल्हान को उसकी हरकत पर हंसी आई थी। शादी के इख्तिताम होते ही बाकी सब जोड़े हनीमून के लिए अपने अपने रास्तों पर निकले थे। सिर्फ इल्हान था जिसने कोई हनीमून प्लान नहीं किया था, बल्कि वलीमे से अगले ही रोज वापस जाना शुरू कर चुका था। रिहा का यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगले माह से होना था। वो फारिग थी और उन दिनों इल्हान के रवैये में ही उलझी रहती थी। वो बहुत मसरूफ सा नजर आने लगा था। वलीमे के दिन भी वो उसके साथ बैठा स्टेज पर आकर मिलने वाले मेहमानों से हंस हंस कर मिलता रहा। उसके पहलू में बैठी रिहा यही सोचती रही कि ये शादी इल्हान की मजबूरी थी, ये जरूरत। वो मिकाल के लिए इल्हान से जो बात करती रही थी उस पर शर्मिंदगी थी, मगर वो बात करता तो माजरत करती। तुम सोफे पर क्यों सो रही हो? बेड पर आ जाओ, सोफे पर नींद नहीं आएगी। वलीमे की रात को सोफे पर सोना चाह रही थी जब इल्हान ने उसे पहली बार तन्हाई में मुखातिब किया था। वो सटपटाकर उसे देखने लगी। इल्हान के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर वो उसी को देख रहा था और लहजे में हैरत भरकर सवाल किया था। मैं अकेले सोने की आदी हूँ, इसलिए इतना फैल कर सोती हूँ। आपको तंगी होगी बिना वजह। वो सोफे पर सोने की जो वजह बता रही थी वो इल्हान को हैरत में मुब्तला कर गई थी, मगर वो खामोश रहा और अगले रोज सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। ना वो उस पर सख्ती करता था, ना अजनबियत दिखा रहा था, ना रवैये में नागवारी थी ना खफकी, बल्कि नरमी नजर आती थी। लेकिन फिर भी वो इतने फासले पर था जैसे पहले हुआ करता था। रिहा समझ नहीं पा रही थी कि वो शादी से नाखुश था या रिहा से। 2-3 रोज इसी खामोशी में गुजर गए थे। उस वक्त इल्हान ऑफिस से आकर चेंज किए बेगम अमीरा के पास बैठा उनके लिए फ्रूट काट रहा था।
हनी मून पर क्यों नहीं गए? अगले दिन से ऑफिस जा रहे हो, क्या मसला है इल्हान? रिहा के साथ सब ठीक चल रहा है ना? मैंने तुम्हें पहले समझाया था, जरा सोच समझ कर फैसला करो। जरा अकल से पैदल है वो, बस पढ़ाई में लगी रहती है। आजकल की लड़कियों वाली समझदारी नहीं है उसमें। अब तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि तुम लोग खुश हो। सब जोड़े हनीमून पर जा चुके हैं, तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, क्या वजह है? बेगम अमीरा ने उसे देखते हुए खफकी से सवाल किए। ऐसी कोई बात नहीं है दादी जान। और क्यों समझ नहीं है रिहा को? समझदार और सुलझी हुई लड़की है, सादा और खालिस है। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। बस मेरी मसरूफियात हैं कुछ, मैं ना उसे वक्त दे पा रहा हूँ और ना हनीमून प्लान कर सका हूँ। वो नरमी से बोलता पेट उनके सामने रख गया था। कैसी मसरूफियत है जो खत्म ही नहीं हो रही? कम से कम शादी की छुट्टियां तो पूरी कर लेते। मिकाल को ही देख लो, तुमसे बड़ा है मगर अभी तक फैमिली बिजनेस में घुसा ही नहीं। बीवी को लेकर घूमने गया हुआ है, वापस आएगा तो काम स्टार्ट कर लेगा। यही तो वक्त है, एंजॉय करना चाहिए। अगर रिहा कोई मसला कर रही है तो मुझे बताओ, उसे समझाऊंगी। हनीफा ने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी थी उसे, ना कुछ सिखाया समझाया है। बेगम अमीरा को मसला फिर भी रिहा से ही था। इल्हान ने गहरा सांस भरकर नाइफ एक साइड पर रखी। अभी वो कुछ बोलता कि रिहा उनकी चाय ले आई। ट्रे निहायत एहतियात से साइड टेबल पर रखा। बेगम अमीरा को उनका कप दिया और इल्हान को उसका कप। बैठो रिहा, तुमसे बात करनी है। वो खाली ट्रे लेकर वापस जाने वाली थी जब बेगम अमीरा ने उसे रोक दिया। इल्हान समझ गया वो उससे भी वही सवाल करेंगी। उनके दरमियान जो फासले और तकल्लुफ था वो सबकी नजरों में खटक रहा था। बेगम अमीरा इस बात को जाने नहीं दे सकती थी। दादी जान, इससे कोई सवाल नहीं करें, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। रिहा का इस मामले में कोई कसूर नहीं है। इल्हान ने उन्हें पहले ही रोक दिया। वो खफकी से उसे देखने लगी। रिहा बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। न जाने क्या बात थी जो बेगम अमीरा तक पहुंच चुकी थी। उसने परेशानी से इल्हान को देखा। क्या वो उन्हें मिकाल वाली बात बता चुका था? अच्छा जाओ। दादी की इजाजत मिलते ही वो वहां से भागी थी। पीछे इल्हान को बेगम अमीरा समझा रही थी कि वो इस रिश्ते को वक्त दे और अपनी मसरूफियात तर्क कर दे, वरना ये फासले मजीद बढ़ जाएंगे और समेटना मुश्किल हो जाएगा। वो सर हिला गया। आज छोटी फुफ्फू की बड़ी बेटी अमारा का निकाह था। सदरा ने फोन करके रिहा को खास तौर पर जल्दी आने का कहा था। शादी के बाद ये उसका पहला मौका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसा तैयार होना चाहिए कि ग्रेसफुल भी लगे और तैयारी ओवर भी ना हो। वो अपनी माँ के कमरे में पहुंची मगर ताई की आवाज पर बाहर रुक गई। हनीफा, मैं भी ये बात नहीं करना चाहती थी, रिहा ने मजबूर किया है तो तुमसे कह रही हूँ। तुम जानती हो इल्हान के लिए हमने बहुत पहले से सवेरा का सोचा हुआ था। ये तो अब रिश्ते होने लगे तो माजी ने रिहा का नाम लिया और मैं भी खुश हो गई क्योंकि रिहा बहुत बादब बच्ची है। लेकिन इल्हान का मिजाज हम सबके सामने है। वो मिकाल की तरह बोल्ड नहीं है कि अपनी मर्जी करता फिरे। जिम्मेदार है और मैच्योर है। उसने हमारी वजह से इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। लेकिन मेरे ख्याल में रिहा अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर रही। कैसरा बेगम खफकी से बोल रही थी। रिहा को घबराहट होने लगी। भाभी, रिहा से मैं 2-3 मरतबा बहाने से पूछ चुकी हूँ। वो कहती है सब ठीक है, मगर इल्हान खुद ही साइड पर रहता है। आप जानती हैं कि रिहा को ऐसी चालाकियां नहीं आती। वो तो बेचारी खुद परेशान है कि इल्हान का दिल कैसे जीते। मैं अंदर की बात नहीं जानती तो कैसे रिहा को इल्जाम दे दूं? आप इल्हान से बात करें ना। हनीफा बेगम ने परेशानी से वजाहत दी। इल्हान कुछ कहता नहीं है, मगर नजर आ रहा है उसे इतना तो बेजार कर दिया है कि अगले दिन वापस जाना शुरू कर चुका है। रिहा की तरफदारी करता है, उसे इल्जाम नहीं दे रहा, मगर इल्हान की खामोशी हम सबके सामने है। रिहा को समझाओ, हमारे खानदान में तलाकें बहुत आसान है। बिला वजह इस उम्र में कुछ माह बाद फारिग होकर बैठ जाएगी। इल्हान की कोई मजबूरी नहीं है कि वो ये सब सारी उम्र बर्दाश्त करे। हमारे मर्द इन मामलात में हमेशा अपनी ख्वाहिश देखते हैं। कैसरा बेगम की बात पर रिहा साकिन से खड़ी रह गई थी। अपने कमरे में आते वो सर पकड़ कर बैठी। उसने शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं किया था।
इल्हान बेजार होता। हाँ, मगर शादी से पहले उसने मिकाल को पाने की ख्वाहिश की थी। शायद इल्हान इसी बात को नहीं भूल पाया था। रिहा को रोना आ रहा था। अगर वो शादी के लिए मान गया था तो रिश्ता निभाने की कोशिश करनी चाहिए। रिहा हर जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार थी, मगर इल्हान बात तो करता। अभी ताल्लुक मजबूत नहीं हुआ था कि रिहा को तलाक का डर सताने लगा। नम आंखों के साथ वो अलमारी में खड़े ड्रेसेस देखने लगी। वो इल्हान की नजरों में आना चाहती थी। उसने मरून रंग शिफॉन का निहायत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस निकाला, नहाकर कपड़े बदले, लंबे बाल ड्राई करके खुले छोड़ दिए। कपकपाते हाथों और नम आंखों के साथ उसने जैसे तैसे हल्का सा मेकअप किया और बाहर निकली। तैयार हो गई हो तो सबान के साथ चली जाओ। इल्हान लेट था तो मैंने कह दिया है सीधा वहीं पहुंच जाए। सिदरा बार बार कॉल करके सर खा रही है कि तुम्हें टाइम से भेज दें। कैसरा बेगम बाहर ही बैठी थी। एक नजर उसकी तैयारी पर डालकर उसे सबान के साथ जाने का कहा। हनीफा बेगम कमरे में थी। उसकी तैयारी को किसी ने तवज्जो नहीं दी। बाकी सब कॉलर से तैयार हो रहे थे। वो ऐसे ही फुप्पो के घर जा पहुंची। सिदरा उसे देखकर खुश हो गई। वो शर्मा लुचाकर सबान से सलाम दुआ कर रही थी। रिहा फुप्पो से मिलने चली गई। कुछ ही देर में बाकी सभी पहुंच गए थे। रिहा की बच्ची, कहाँ छुप कर बैठी हो? तुम जरा चलो मेरे कमरे में। सिदरा उसे कब से ढूंढ रही थी। उसने समीरा को सुना था जो रिहा की तैयारी पर हंस रही थी। सिदरा को रिहा की कमकली पर ताव आया। वो अमारा के कमरे में सर झुकाए बैठी थी। सिदरा गुस्से से उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गई। फिर तनकीदी नजरों से उसका जायजा लिया। रिहा रोनी सूरत बनाए जब्त से खड़ी थी। ये तुम कैसे तैयार हुई हो रिहा? इतनी जबरदस्त ड्रेसिंग के साथ इतना फजूल में। सवेरा आप ही अमारा के साथ मिलकर इतना हंस रही हैं कि तुम कार्टून बनी हुई हो। इल्हान भाई का देखकर ही दिल उकता जाएगा। चुड़ैल बनकर आ गई और मुंह क्यों उतरा हुआ है? सिदरा ने उसका जायजा लेकर अबरू चढ़ाकर सवाल किया। वो एकदम रो पड़ी। सिदरा घबरा गई। सिदरा, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे खानदान में मिकाल शाह के अलावा किसी से शादी हो। मैं इल्हान को बिल्कुल तंग नहीं करती। सर झुका कर रहती हूँ। जैसा कहा जाता है वैसा करती हूँ। लेकिन वो फिर भी मुझे तवज्जो नहीं देते। दूर दूर रहते हैं। और ताई इस बात का मुझे इल्जाम दे रही है। ज़ेबा आपी को देखा आज? कितनी सिंपल ड्रेसिंग में अपनी मर्जी से तैयार होकर आ गई हैं। उनको कोई डर नहीं है कोई उन्हें पसंद करेगा या नहीं, क्योंकि मिकाल भाई हर हाल में उन्हें सपोर्ट करते हैं। और मैं क्या करूं? वो बुरी तरह रो रही थी। सिदरा परेशान हुई। अच्छे खासे तो हैं इल्हान भाई, फिर क्यों तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं? खैर, ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हारा मेकअप फिक्स करना जरूरी है। बैठो मेरे सामने और रोना बंद करो प्लीज। सिदरा ने उसे पानी पिलाकर उसे तसल्ली दी थी। उसका चेहरा साफ करके फिर से मेकअप किया। रिहा की हालत देखकर वो भी परेशान हो गई थी। शाहविला की सारी लड़कियां पार्लर से तैयार हुई थी तो रिहा को किसी ने तवज्जो क्यों नहीं दी? वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। लॉन में सब मेहमानों का इंतजाम किया हुआ था। रिहा एक साइड पर खामोश सी बैठी थी। निकाह से कुछ देर पहले इल्हान वहां पहुंचा। इल्हान, तुमने खुद को इतना मसरूफ कर लिया है। आज तो टाइम से आना चाहिए था। शादी के बाद भी नहीं बदले। पुप्पो ने उससे मिलते हुए खफकी जाहिर की तो वो आहिस्तगी से मुस्कुराया। शफाफ रंगत में हल्की सी सुर्खी नुमायां हो रही थी। फॉर्मल ड्रेसिंग में वो थकन के बावजूद बहुत स्टाइलिश और हैंडसम लग रहा था। रिहा ने नजर झुकाई। सॉरी पुप्पो, निकला तो वक्त पर था लेकिन ट्रैफिक में फंस गया। रिहा को पिक करना होता तो जल्दी पहुंचता। ये यहाँ आ चुकी थी इसलिए मैं लेट आया हूँ। वो उनसे माजरत करता सबसे मिलने लगा। फिर मतराशी नजरों से रिहा को ढूंढा जो एक तरफ सर झुकाकर बैठी थी। वो उसके पास आकर बैठ गया। रिहा ने उसके बैठने पर भी सर नहीं उठाया। गहरे मरून रंग के लिबास में नफासत से मेकअप किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को हल्का सा कर्ली किया हुआ था। उनके साथ वाली टेबल पर ही मिकाल और ज़ेबा बैठे थे। मिकाल हमेशा की तरह सबसे बातें करता शोखियां भगा रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? निकाह होने के बाद खाने के दौरान भी रिहा को उसी तरह खामोश देखकर इल्हान ने सवाल किया। वो सर उठाकर उसे देखने लगी। वो नजरों में नरमी और फिक्र समेटे उसे देख रहा था। रिहा को उसके उलझे हुए रवैये पर गुस्सा आया। वो क्या चाहता था?
खुद अच्छा बना हुआ था, रिहा को सबने बुरा बना रखा था। वो जवाब दिए बिना रुख फेर गई। इल्हान उसकी हरकत पर खामोश हो गया। खाने के बाद सब इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे। महफिल जमी हुई थी। शायद प्रोग्राम लंबा जाने वाला था। इल्हान उसके करीब सोफे से टेक लगाकर बैठा था। मैं तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ रिहा। अगर तुम एंजॉय नहीं कर रही और वापस जाना चाहती हो तो बताओ, हम अभी घर चलते हैं। मिकाल ने भी कहा है वो लोग हमारे साथ जाएंगे। शायद बाबा की गाड़ी में आए थे और वो लोग वापस जा चुके हैं। उसने अचानक खामोशी से सबको देखती रिहा की कमर के गिर्द बाजू फैलाते हुए उसके करीब होकर आहिस्तगी से कहा, तो वो उसके लम्स पर सुर्ख हुई थी। वजूद में जैसे करंट सा दौड़ गया था। बेसाख्ता खिसक कर उससे दूर होते वो उसे देखने लगी। इल्हान संजीदा लग रहा था। वो नजरें चुरा गई। आप थके हुए हैं तो ठीक है, वापस चले जाते हैं, या उन लोगों ने जब जाना होगा, मुझे मसला नहीं है। वो अदब से सर झुकाकर बोल रही थी। हालांकि सिद्रा सबको चाय दे रही थी और उसके बाद दोनों कमरे में बंद होकर एक लंबी डिस्कशन करना चाह रही थी। इल्हान ने उसके अंदाज पर अबरू चढ़ाकर उसे देखा और अपना बाजू पीछे कर लिया। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, ना उनके लिए परेशान होने की जरूरत है। उन्हें हमारे साथ जाना है। हम जब जाएंगे वो तभी जाएंगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें बैठना है या नहीं। इल्हान ने सवाल दोहराया। वो सिद्रा को देखने लगी जो उसी को इशारे कर रही थी। इल्हान ने उसकी नजरों के ताक़ुब में सिद्रा को देखा। जाओ, वो बुला रही है। इल्हान ने नरमी से कहा। रिहा उठकर तेजी से सिद्रा की तरफ बढ़ी। वो उसे लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। चाय पीती वो रिहा की परेशानी सुनने के लिए बेताब थी और रिहा ने अफसुर्दगी से अव्वल से आखिर पूरी बात बता दी। सिद्रा और उसने अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाकर बहुत सी उल्टी सीधी वजूहात सोची थी और उनके मसाइल भी। सिद्रा को शक था इल्हान भी सवेरा में दिलचस्पी रखता था और ये रिश्ता बेगम अमीरा की खुशी के लिए कबूल कर लिया है। और ये कि सवेरा रास्ते से हटी नहीं होगी। शायद फोन करके मोहब्बत की कस्में वादे याद दिलाकर इल्हान को परेशान कर रही हो। देखो रिहा, मैं तुम्हें साफ बता दूं, अपनी जगह सवेरा आपे या किसी दूसरी लड़की के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब ने तो बस आंखें बंद करके मिकाल भाई को तवज्जो दी है। तुमने देखा आज इल्हान भाई कितने हैंडसम और सबसे ज्यादा डिसेंट लग रहे थे। इतना जबरदस्त बंदा मुफ्त में मिल गया है। इन्हें गवाया तो न जाने कौन पल्ले पड़ जाए। सिद्रा उसका हाथ मजबूती से थामे संजीदा लहजे में बोल रही थी। रिहा होंठ लटकाए रोने की तैयारी कर रही थी जब जेबा पहुंच गई। यार, खुदा का खौफ करो रिहा, हम तुम्हारे इंतजार में कब से बैठे हैं। तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। हमारा नहीं तो इल्हान का ही ख्याल कर लो। ऑफिस से सीधा यहाँ आया है और अब तुम्हारी वजह से बैठा है। जेबा ने खफकी से रिहा को देखा तो वो घबरा कर उठी। सिद्रा से मिलकर वो जेबा के साथ ड्राइंग रूम में पहुंची। मिकाल पर तो कोई असर नहीं हुआ था, मगर इल्हान वाकई थका हुआ लग रहा था। फूफो की बातें सुनता वो आंखें सुर्ख किए बैठा था। रिहा को बुरी तरह शर्मिंदगी हुई। वो उसके पास गई तो वो चौंक गया। चले? उसके सवाल पर रिहा अस्बात में सर हिलाते मजीद जमीन में गिरने वाली हो गई। फजूल बातों में उसने बिना वजह इल्हान को थकाया था। वो उठकर फूफो वगैरह से मिला और बाहर निकलकर वो लोग गाड़ी में बैठे। रिहा आगे बैठी थी। जेबा और मिकाल पीछे थे। रास्ते में वो दोनों अपनी बातें छेड़ बैठे। आज निकाह में सबने डीप कलर्स पहने थे, खास तौर पर न्यूली वेड लड़कियों ने। मुझे तुम्हारी वजह से इतना फीका कलर पहनना पड़ा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। ना मुझे ये कलर सूट करते हैं। जो ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया था वो पहनती तो आज सबसे ज्यादा मैं अच्छी लगती। जेबा ने मिकाल को देखते हुए खफकी जताई। रिहा ठठक गई। उसके कान खड़े हुए। यार, मुझे डीप कलर्स नहीं पसंद। इतनी ओवर लगती हैं लड़कियां। लड़कियों को तो सॉफ्ट कलर सूट करते हैं। तुम इतनी तो अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। मूड क्यों ऑफ है? लगता है वहाँ किसी ने तारीफ ही नहीं की तुम्हारी। मिकाल बोलते हुए आखिर में शरारत से हंस पड़ा। जेबा ने खफकी से उसे घूरा। सबको छोड़ो, तुम्हारी मामा को तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने स्पेशल बुलाकर कहा है कि मुझसे ज्यादा सेंस रिहा में है, जिसने मौके के हिसाब से बेहतरीन ड्रेस सेलेक्ट किया है और मैं उनके बकौल बहुत डर लग रही हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बातें सुनना पड़ी। वो मान ही नहीं रही थी कि तुमने मेरा ये ड्रेस सेलेक्ट किया है। जेबा को मिकाल पर इतना गुस्सा था कि घर जाने तक भी वेट नहीं किया। यार खैर है, मम्मा ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ?
अब ये बातें तो सुननी पड़ेंगी क्योंकि मामा का मिजाज तुम भी जानती हो। तुम सबको छोड़ो, मुझे तो आज सबसे ज्यादा तुम अच्छी लगी हो। मूड ठीक करो यार, बोर नहीं करो मुझे। मिकाल उसका हाथ थाम कर मना रहा था। रिहा सोचों में गुम हुई। मिकाल ने उनके सामने ज़ेबा की तारीफ की थी, वो उसे मना रहा था। क्या इल्हान उसके लिए कभी ऐसा करने वाला था? वो मवासना करने में मसरूफ थी जब इल्हान की संजीदा आवाज कानों में पड़ी थी। तुम दोनों ने जो भी बात करनी हो विला पहुंच के कर लेना, गाड़ी में ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अच्छा लग रहा है हमारे सामने ओवर एक्टिंग करके। इल्हान ने उन दोनों को टोका था। मिकाल तो हंस पड़ा, जबकि ज़ेबा फिर शर्मिंदगी से सुर्ख हो गई थी। रिहा ने बेसाख्ता इल्हान को देखा जो लपीछे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा चुका था। शाहविला पहुंचते ही रिहा गाड़ी से निकलकर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उस पर थकन से सवार थी। सिद्रा के साथ बात करते करते वो 2-3 मरतबा रो पड़ी थी, फिर भी दिल भरा रहा था। इल्हान कमरे में आकर चेंज करने चला गया। वो बेड पर सुस्त सी बैठ गई। पहले दिन से आज तक उसके और इल्हान के दरमियान वही तकल्लुफ और फासले थे जिसकी वजह रिहा समझ नहीं पा रही थी। इल्हान फ्रेश होकर आया और थकन ज़्यादा सा बेड पर अपनी जगह संभाल गया। रिहा को बेड पर गुमसुम बैठा देखकर वो रुका। रिहा, क्या बात है? उसके सवाल पर वो गड़बड़ा कर उसे देखती नफी में सर हिला गई। बेड से उठकर जाने लगी मगर वो उसकी कलाई थाम कर रुक गया। रिहा ने पलटकर हैरत से उसे देखा और इससे पहले कि वो कुछ समझती वो एक झटके से उसे खुद पर गिराते हुए अपने हिसार में कैद कर चुका था। रिहा के औसान खता हुए चटपटाई हुई सी उसे देखने लगी जो साइड टेबल के दराज से कोई मखमली केस निकाल रहा था। तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट देना भूल जाता हूँ डेली। तुम बात करने पर आमादा नहीं हो तो गिफ्ट ले लो। तुम्हें ब्रेसलेट पसंद है? इल्हान ने केस खोलकर उसके सामने करते हुए संजीदगी से सवाल किया। वो ठठक कर व्हाइट गोल्ड के चमकते हुए ब्रेसलेट को देखने लगी जो बहुत खूबसूरत था। कभी पहने नहीं है, वो झिझक कर बोली। नजरें ब्रेसलेट पर ही जमी रही। इल्हान ने वो उसकी कलाई में पहनाते हुए अगले ही लम्हे झुककर उसकी कलाई पर तपते लब रख दिए। रिहा का चेहरा सुर्ख रंग में नहा गया। शर्म के मारे वो साकिन हुई। घबराकर उसे दूर होना चाहा मगर वो अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसे फिर से अपने हिसार में कैद कर गया था। रिहा ने वो खड़ा कर उसे देखा जो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। मैं तुम्हें वक्त देना चाह रहा था। हमारी शादी अचानक ही तय हुई है। शायद तुम परेशान हुई हो या अपनी ख्वाहिशात के किले से निकलने में वक्त लग रहा है, लेकिन हमारी ये दूरी और तकल्लुफ सबकी नजरों में आ रहा है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने अपनी जिंदगी के हर मैदान में परफेक्ट काम किए हैं। ना कभी किसी को सिखाना पड़ा है ना समझाना पड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शादी के बाद से मुसलसल सबकी तनकीद का सामना कर रहा हूँ और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। तुम अपनी परेशानी की वजह बताओ ताकि मैं कोई हल कर सकूं। वो उसकी आंखों में देख रहा था। जी, मैं समझी नहीं कैसी परेशानी? रिहा को घबराहट होने लगी। इल्हान की बातें सर के ऊपर से गुजर गई थी। वो परेशान नहीं थी और वो इसी की वजह से आजकल मुश्किल का शिकार थी। ऐसे में इल्हान का ये सवाल उसे हैरान कर दिया था। रिहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं पसंद या तुम मिकाल को? वो उसके एक हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाता हुआ सवाल कर रहा था जब उसके अधूरे सवाल पर रिहा ने तड़प कर उसकी बात काटी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं मिकाल भाई की पर्सनैलिटी और उनकी काइंडनेस से इम्प्रेस थी। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मैंने उनसे शादी करने का कहा था क्योंकि मैं शाहविला की किसी मर्द की हाकमियत में नहीं रहना चाहती थी। बस इतनी सी बात थी। आप वजह जानते हैं और अब वो वजह भी नहीं रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं। वो बोलते बोलते रो पड़ी। इल्हान परेशान हो गया। मैंने कब सजा दी? सजा कैसी रिहा? मैं सब जानता हूँ। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया होता तो तुम आज मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से कभी ना बैठी होती। इल्हान शाह मरकर भी अपनी औरत को सजा नहीं दे सकता। तुम्हें किस बात का खौफ है? क्या सोच कर रो रही हो? आज तो कुछ ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हो। क्या तुम वजह बताना पसंद करोगी? वो फिक्रमंदी से बोलता उसे सीने से लगाए पूछ रहा था। रिहा उसके कंधे में चेहरा छुपाए सिसकने लगी थी। इल्हान के उलझे हुए रवैये की एक लंबी लिस्ट थी। बहुत सी शिकायत थी और बयान करने के लिए फुर्सत दरकार थी, मगर वो थका हुआ था और रिहा अधूरी बात नहीं करना चाहती थी। अगर बात खुलती तो पूरी होना जरूरी थी। उसे परेशान करने के पीछे खुद इल्हान शाह का ही हाथ था।
उसकी बेनियाजी, तकल्लुफ और उसके कायम किए फैसले थे जिनका इल्जाम सब रिहा पर डाल रहे थे, और वो उसे ऐसे खुद से लगाए बैठा था जैसे कुछ किया ही ना हो। वो थकन का शिकार हो रही थी, दिमाग उलझा हुआ था। वो किस बात का शिकवा करे? बज़ाहिर तो वो पहले दिन से उसका ख्याल कर रहा था। आप थके हुए होंगे, सो जाएं, सुबह ऑफिस भी जाने। वो सिसकियां दबाती नजरें झुकाए बोल रही थी। अफसरदगी भरा लहजा और आंखों में भरे आंसू उसका जब्त जाहिर कर रहे थे। इल्हान ने उसका चेहरा देखा। वो इन चंद दिनों में इतनी बेरौनक सी हो गई थी कि वो एक पल के लिए अपने फैसले से परेशान हुआ था। मेरी थकन की फिक्र मत करो, सुबह ऑफिस पे लेट जाया जा सकता है। फिलहाल मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। तुम्हारे इस खूबसूरत रूप को खराज पेश करना तो बनता है। हमारे रिश्ते की बहाली जरूरी है, वरना ये फासले हमें मजीद एक दूसरे से दूर कर जाएंगे। तुम अभी कुछ बताना नहीं चाहती तो मैं फुर्सत निकाल कर तुम्हारे दिमाग की उलझने सुनना चाहूंगा। वो नरमी से बोलता उसकी भीगी पलकों पर लब रख गया। रिहा भीगी हैरान आंखों से इल्हान को देखने लगी। जिसकी आंखों में उस वक्त संजीदगी के बजाय जज्बात रक्स कर रहे थे। रिहा, मैं तुम्हारे खौफ से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारे रोने की वजह कभी नहीं बनना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें हर तरह का सुकून मिले। इल्हान शाह ने खुद से जुड़े रिश्तों को कभी तकलीफ नहीं दी, तो फिर तुम्हें कैसे रोता हुआ छोड़ सकता हूँ? लेकिन मैं ये भी समझ गया हूँ कि गलती मेरी है। मैंने पहले दिन से तुम्हें अपने इतना करीब ही नहीं किया कि तुम मुझसे कुछ कह सको। अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर परेशानियों को सुनने के लिए तैयार हूँ। वो उसके मुसलसल सिसकने पर नरमी से उसका रुखसार सहलाते हुए बोल रहा था। रिहा ने शिकायती नजरों से उसे देखा। वो बीवी के हक से महरूम रखकर उसे कौन सी आसानी दे रहा था। आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपनी जिंदगी जीते हैं। आपको परवाह ही नहीं कि मैं किस मुश्किल में फंसी हूँ। वो खफकी से बोलती उसे दूर धकेलते हुए रुख फेर गई। इल्हान के लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम यकीन करो तो। तुम अब मुझसे जुड़ चुकी हो। मैं अपने इश्यूज को खुद फिक्स करता हूँ और अभी वही कर रहा हूँ। तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, फिर तुम्हें और तुम्हारे मसाइल को संभालना मेरा काम। वो गहरे लहजे में बोलते हुए उसे अपने हिदायत हिसार में समेट गया। रिहा की मज़ाहमत दम तोड़ गई। इल्हान के मजबूत हिसार से निकलना मुश्किल हो गया। उसका जानलेवा लम्स रिहा का चेहरा सुर्ख कर रहा था। मगर मैं, वो सटपटाई हुई से बोलना चाह रही थी। वो उसे खुद में समेटे उसके चेहरे पर झुक गया। रिहा के अल्फाज और वजाहतें दम तोड़ गई। वो उसके नकोश को नरमी से छूता उसे अनोखे से एहसास, मोहब्बत और नरमी से भर रहा था। रिहा आंखें मीचती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। इल्हान शाह उसे पहले दिन से अब तक हैरान कर रहा था। कभी लगता था वो रिहा को जानता ही नहीं, कभी ऐसे बन जाता था जैसे उनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं, और कभी लगता था रिहा से इल्हान शाह से बढ़कर कोई मोहब्बत ही नहीं करता था। इल्हान अगले दिन लेट ऑफिस गया था। वो फ्रेश लग रहा था, मगर हमेशा वक्त पर ऑफिस जाने वाला पहली बार लेट हुआ था, और वजह ज़ेबा ने आकर बताई थी। रात हम जल्दी आना चाह रहे थे। रिहा की बातें खत्म नहीं हो रही थी। 12-1 बजे तो मैंने जाकर इसे अकल दिलाई। बहुत बेवकूफ लड़की है हनीफा चची। कसम से मैंने कभी किसी मर्द को ऐसे सब्र से बैठकर बीवी का इंतजार करते नहीं देखा जैसे कल इल्हान ने वेट किया है। निकाल जैसा बंदा भी शोर डाल देता है अगर मैं लेट हो जाऊं। रिहा बेवकूफ इस नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है। ज़ेबा तासुब से बोल रही थी। कैसरा बेगम के माथे पर बल पड़ गई। रिहा को बुला लाओ। हनीफा बेगम ने उसी वक्त मुलाजमा को भेजकर रिहा को बुलवाया। वो अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का पता कर रही थी। उनके बुलावे पर बाहर आई। अपनी माँ और ताई को वहाँ संजीदगी से बैठा देखकर वो चौंक गई। ज़ेबा सुकून से बैठी नाश्ता कर रही थी। वो दोनों रिहा को रात देर तक सिद्रा के पास बैठने पर खपकी जताने लगी। रिहा का खुशगवार मूड एकदम बदल गया। घबराई हुई सी वो उनकी बातें सुन रही थी। अब तुम शादीशुदा हो। मैरिड लड़कियों की जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। तुम्हें दोस्तों से मिलने या बात करने से मना भी नहीं कर रहे। सिद्रा ने कल जल्दी बुलवाया तो मैंने कह दिया कि चलो तुम पहले चली जाओ और इल्हान ऑफिस से वहाँ चला जाएगा। हालांकि तुम उसी के साथ जाती तो ज्यादा अच्छा लगता। फिर रात को देर तक वहाँ बैठने की क्या दुख बनती है? कैसरा बेगम नाराजगी से बोल रही थी। नहीं ताईजान, मैंने तो उनसे कहा था कि वो जब कहीं वापस चले जाएंगे। सिद्रा ने बुलाया तो उन्होंने खुद भेज दिया। रिहा ने आहिस्तगी से वजाहत दी।
वो गहरा सांस भरकर उसे देखने लगी जो उनकी बात नहीं समझ रही थी। तो यही उसकी नरमी है रिहा, उसने तुम्हें भेज दिया वो मसला नहीं, फिर तुम्हें सोचना चाहिए था, बात जल्दी खत्म करती। क्या चाहती हो, वो भी बाकी मर्दों की तरह सख्ती से मना कर देता और अपनी मर्जी से वापस ले आता। बेवकूफ लड़की, इस रिश्ते में दोनों तरफ परवाह और नरमी ना रही तो इल्हान कब तक तुम्हारा ख्याल रखेगा? कुछ अकल है या नहीं? हनीफा बेगम ने उसे समझाते हुए नाराजगी से कहा था। खानदान की बाकी लड़कियों की मिसाल तुम्हारे सामने है, सिर्फ सर झुकाए रखती हैं और शोहर की जी हुजूरी करती हैं, तब रिश्ता आगे बढ़ता है, वरना तलाकें हो जाती हैं। लेकिन ये रिश्ता जितना नाजुक लगता है उतना मजबूत बनाया जा सकता है अगर दोनों तरफ बराबर मोहब्बत हो। आइंदा ऐसी कमकली नहीं करना, कैसरा बेगम ने इस बार जरा सख्ती से कहा था। रिहा बेबसी से सर हिला गई थी। शायद उसकी गलती थी, वो सिद्रा के पास बैठी तो वक्त का ख्याल नहीं रखा। उसने एक नजर ज़ेबा को देखा। ये बात उसके अलावा कौन उन सबको बता सकता था? वो खामोशी से अपने कमरे में वापस चली गई। सुनो रिहा, आज शाम की चाय तुम सबको दे सकती हो? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुलाजमा तैयार करेगी। फ्रीजर में शामी कबाब पड़े हैं, वो भी उनसे फ्राई करवा लेना, बस देने का काम तुम्हारा होगा। ज़ूफी ने असर के बाद आकर उसे दरख्वास्त की तो वो सर हिलाकर किचन में गई। मुलाजमा चाय बना रही थी। उसने दूसरी मुलाजमा को कबाब फ्राई करने का कहा और आह भरी। सब काम मुलाजमाई करती थी, लेकिन बेगम अमीरा को सिर्फ बैठकर खाती औरतें पसंद नहीं थी, इसलिए चाय वगैरह घर वालों को देने दिलाने का काम शाहविला की औरतें खुद करती थी। वो सब तैयार होने के बाद ट्रे लेकर बाहर लॉन में ले गई। खुदा खैर करे, ज़ेबा तुम क्या कर रही हो? ज़ूफी के सर में दर्द था तो तुम उठकर सबको चाय दे देती। किसको ट्रे पकड़ा दिया? अभी गिरकर सब जाया कर देगी। ध्यान से आओ। बेगम अमीरा भी बाहर आई हुई थी, उसे देखते ही परेशानी से बोली। रिहा एहतियात से चलती टेबल तक पहुंची और ट्रे रख दिया। सबको चाय पकड़ाकर वो इत्मीनान से बैठ गई। आज उसने कुछ नहीं गिराया था। इतनी अंधी तो खैर वो नहीं थी, मेरा वजह सबने मसला बनाया हुआ था। रिहा, मेरा मोबाइल अंदर से लाओ, पता करूं आज तुम्हारे बाबा वगैरह सब लेट क्यों हो गए था। शाम के साए फैले तो हनीफा बेगम ने परेशानी से कहा। रिहा जल्दी से उठकर अंदर की तरफ बढ़ी, जब स्टेप पर उसका पाँव बुरी तरह मुड़ा और वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। चीख की आवाज पर सब मतवजे हुए। या अल्लाह, जाओ संभालो इसे, ये लड़की पता नहीं कब सुधरेगी। आज बाकी चीजें नहीं तोड़ी तो खुद को गिरा लिया। अल्लाह जाने आंखें किराए पर दिए रखती है। बेगम अमीरा सर पकड़ कर बैठी थी। हनीफा और कैसरा बेगम, ज़ेबा, ज़ूफी सब उस तक पहुंचे थे। वो पैर में होती तकलीफ पर ठाड़े मार मार कर रो रही थी जब शाहविला में गाड़ियां पहुंची। मर्द घर आ चुके थे। गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ते इल्हान को देखकर रिहा ने जल्दी से अपनी आवाज दबाई। वो नहीं चाहती थी कि इल्हान जैसा मैच्योर इंसान उसे यूं जरा सी तकलीफ पर बच्चों की तरह रोता देखकर बेकार हो। खड़ी तो हो रिहा, पता तो चले कहाँ चोट आई है। खड़े होने की कोशिश तो करो। कैसरा बेगम उसे उठने का बोल रही थी। वो सहारा मिलने के बावजूद अपने पैर पर जोर देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बार बार नीचे बैठ जाती थी। इल्हान तेजी से उसके पास आया। क्या हुआ है रिहा? वो खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ाती रिहा को फिक्रमंदी से संभालता सवाल कर रहा था। बाकी सभी वहीं आ गए थे। रिहा का भीगा चेहरा लेकर नीचे बैठा होना सबको परेशान कर गया था। पीछे से बेगम अमीरा मुसलसल उसे चेक करने का बोल रही थी कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। क्या होने? गिर गई है, रो रही है लेकिन खड़ी नहीं हो रही। बताएगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। हनीफा बेगम ने परेशानी से रिहा को देखते हुए उसे बताया। रिहा का शर्मिंदगी और दर्द से चेहरा सुर्ख हो रहा था। नम आंखों को इल्हान पर टिकाए वो खिफतज़दा सी हो रही थी जब वो अचानक बगैर कुछ बोले उसे बाहों में संभाल कर ऊपर उठा गया। रिहा साकिन हुई, वो उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। बेड पर एहतियात से उसे बिठाते हुए कुशन सेट करके उसकी टेक लगवाई। कहाँ चोट आई है? ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं? वो नरमी से सवाल कर रहा था। रिहा का हाथ बेसाख्ता अपने पैर पर गया था। इल्हान ने उसकी हरकत देखी थी, लेकिन सरनफी में हिलाती वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। बस मैं डर गई थी तो रो रही थी। आप परेशान नहीं हो? अभी थके हुए आए हैं तो आप पहले। वो बाअदब और परवाह वाली बीवी बन रही थी। इल्हान गहरा सांस भरते हुए उसके साथ बैठ गया। रिहा, इंसान गिरता है तो चोट आती है, इसमें क्या अनोखा है जो तुम छुपा रही हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं मजदूरी करके नहीं आया। तुम्हारे पाँव में सोजिश महसूस हो रही है, शायद मोच आई हो, चेक करने दो मुझे।
वो उसे टोक कर उसका पाँव चेक करने लगा। हरकत देने पर दर्द की शदीद लहर उठी थी, जिस पर रिहा ने सिसकी भरी फिर लब दबा गई। रिहा, मैंने नोटिस किया है तुम मेरे सामने खुद को अलग सा किरदार बनाने की कोशिश करती हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस रिहा से शादी की है जो तुम हो, तो खुद को मसनूई किरदार मत बनाओ। मेरे सामने अपने असल में रहा करो। मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी में कुछ बुरा नहीं लगता, चाहे वो बचपना हो या कोई भी बेवकूफी। वो नरमी से उसके पैर का मसाज करते हुए बोल रहा था। रिहा बेसाख्ता होंठ लटकाती रो पड़ी। वो उसे देखने लगा। चेहरे पर परेशानी नमदार हुई थी। वो आखिर अपने असल को छुपाने की कोशिश क्यों करती थी? उसे क्यों लगता था इरहान को उसकी शख्सियत या मिजाज नापसंद है? आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई फ्रैक्चर हो या मसल्स को चोट पहुंची हो, जानना जरूरी है। वो उसका सर थपकते हुए बोला। रिहा ने नफी में सर हिलाया, मगर इरहान ने उसकी नहीं सुनी और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। चेकअप के बाद पता चला कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मसल्स पर दबाव बढ़ा था। डॉक्टर ने कुछ दवाएं बताई, एंग्रेट चढ़ाकर चंद दिन रेस्ट करने और पैर पर जोर ना देने का कहा। इरहान सर हिला गया। वो उसे देखती रही घर आने तक, उसे एहतियात से बिस्तर पर बिठाने और आराम करने की हिदायत देने तक। वो उसे देखती रह गई। उसको मिकाल ही नजर आया था। इरहान को कैसे नजरअंदाज किए रखा? वो वाकई बेवकूफ थी। उसे अपनी अकल और मिकाल पर जाया किए वक्त पर अफसोस हुआ था। रिहा कमरे में बोर हो रही थी। पैर अब कुछ बेहतर था, मगर वो ज्यादा जोर नहीं देती थी। नींद करके जागी तो जमानिया लेती फ्रेश हुई। मलाजमा से चाय मंगवाकर टेरिस पर गई। नीचे लॉन में ज़ेबा बेजार सी सूरत लिए सवेरा के साथ बैठी थी। रिहा ने चेयर पर बैठते हुए दोनों को देखा। वो हम उम्र थी और उनमें बहुत दोस्ती थी, जैसे रिहा और सिद्रा थी। रिहा को ताई की बातें याद आई। वो सवेरा को देखने लगी। बला की हसीन लड़की थी। शफाफ चमकती रंगत, खूबसूरत नगोश और बालों की बुल्क कटिंग करवाए वो बहुत स्टाइलिश लगती थी। बड़ी फुफ्फो की इकलौती बेटी थी, तरहदार और नाज नखरों से भरी। इरहान को भी पसंद होगी। रिहा को बेचैनी हुई। तुम क्यों मिकाल से नाराज हो? मसला क्या है आखिर? उस दिन भी हमारा की निगाह पर तुम्हारा मूड ऑफ था। मिकाल जैसा लड़का पाकर भी तुम खुश नहीं हो, नाशुक्री लड़की। सवेरा ने ज़ेबा को मुखातिब किया तो रिहा चौंक गई। मलाजमा चाय देकर गई तो वो उनकी बातें सुनने लगी। रहने दो, मिकाल भी बाकी सबसे अलग नहीं है। बस उसे मर्द को औरत से नाइंसाफी करना, उस पर चीखना मारना, ये छोटी सी बात पर तलाक देना नहीं पसंद। वो पहली बार गुस्सा हुआ था जब छोटी चिचा ने चिची को तलाक देने की बात की थी। शुक्र है कि चिची की प्रेगनेंसी की वजह से तलाक नहीं हुई और मामला खत्म हुआ। हम सब ने तब से समझ लिया कि मिकाल ने इस बात पर शोर किया है तो वो सबसे अलग है, वरना वो भी शाहमेरा का ही फर्द है। हाकिम मिजाजी उसकी फितरत है। उस दिन निकाह पर मेरे समझाने के बावजूद उसने जिद की कि उसकी पसंद का लिबास पहनूं और ज्यादा तैयार न हूँ। वहाँ फुप्पो के घर ताई जान ने बुलाकर इतनी इंसल्ट कर दी और मिकाल ने बाद में भी उनको क्लियर नहीं किया कि उसने मुझे ऐसा तैयार होने को कहा था। वो बहुत अच्छा और केयरिंग है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो उसकी अच्छाई पर भारी हैं। मैं उसकी मर्जी और ताई की मर्जी के दरमियान उलझ जाती हूँ और वो मेरे लिए स्टैंड लेना भी गवारा नहीं करता। ज़ेबा बेचारगी से सर पकड़कर बैठी थी। सवेरा तासुब से सर हिलाने लगी। खैर, इंसान अपने खानदान और असल से कितना ही डिफरेंट हो सकता है। जाहिर है कुछ तो खून का असर होगा। रिहा को सुना, वो तो हमेशा से सबके लिए सर दर्द रही है। इरहान का तो जीना मुहाल कर रखा होगा उसने। नानो ने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है यार। मैं हमेशा से इरहान को पसंद करती हूँ, इतना डैशिंग और डिसेंट सा है। नानो ने उस बेचारे को रिहा जैसे बेवकूफ के पल्ले बांध दिया है। सवेरा सर्द आह भरकर बोल रही थी। रिहा उसके अल्फाज पर लब काटने लगी। उठकर जाने का सोच रही थी जब ज़ेबा के अल्फाज ने रोक दिया। इरहान तो शॉक कर रहा है मुझे। रिहा उस दिन छोटी फुप्पो के घर सिद्रा के साथ बातों में रात का 1 बजा गई, मगर ना वो गुस्सा हुआ ना उसे बुलाया। पेशेंस के साथ वेट करता रहा। यहाँ रिहा की किसी बात पर कोई भी उसे डांटे या बातें सुनाने लगे, वो बहाने से बात बदलकर रिहा को बचा जाता है। ताई जान, दादू, ये चची भी अगर किसी बात पर रिहा को गलत समझे तो वो अपने सर इल्जाम ले लेता है। वो हमेशा खामोश और साइड पर रहा है। हमने कभी नोटिस ही नहीं किया वो असल में इतना स्वीट नेचर का है। ज़ेबा मुतासिर से लहजे में बोल रही थी। आज ये श्योर वो तुम्हें पसंद करता था? मुझे लगता है कि उसे रिहा से मोहब्बत है।
उससे बढ़कर जो बात मुझे हैरान करती है वो उसका मिजाज है। या वो काइंड इतना है कि अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता है, उसकी केयर करता है और उसे सपोर्ट करता है। फिर उसे रिहा से मोहब्बत इतनी है कि वो उसके लिए सब करने के लिए तैयार है। रिहा को चाहिए उसकी कदर करे। उस पागल लड़की को आइडिया ही नहीं कितना आइडियल इंसान उसे मिल चुका है। ज़ेबा के अल्फाज रिहा पर सोच का नया दरवा कर गए थे। वो केयरिंग है और कुछ नहीं। तुम खुद बताओ, मेरा और रिहा का कोई मुकाबला है? अगर इरहान को उससे इतनी मोहब्बत होती हनीमून स्किप ना करता। और तुमने ठीक कहा, इरहान को अगर उसकी कदर ना हुई तो अंजाम सब जानते हैं। इरहान भी थककर उसे फारिग कर देगा। सवेरा मुतमईन थी। रिहा की हवास हाथ छोड़ने लगे। वो लंगड़ाते हुए कमरे में आई और बिस्तर पर जा गिरी। वो इरहान से अलग नहीं होना चाहती थी। इतनी मोहब्बत और नरमी से पेश आता था। वो ऐसा इंसान कभी नहीं ढूंढ सकती थी। वो मुअद्दब बीवी बनना चाहती थी। इरहान का दिल जीतना चाहती थी ताकि वो उसे कभी खुद से अलग ना करे। वो परेशान सी सोच रही थी जब हनीफा बेगम कमरे में आई। आज मेरी बेटी रूम में ही बंद है, बाहर क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? वो उसके पास बैठते हुए नरमी से पूछ रही थी। रिहा बेख्तियार उनके सीने से लगती सिसकने लगी थी। वो घबरा गई मगर उसके अल्फाज मजीद परेशान करने वाले थे। मामा, मैं इरहान से अलग नहीं होना चाहती, आप बताएं ना मैं क्या करूं? वो रो रही थी। हनीफा बेगम ने उसका चेहरा सामने करते हुए परेशानी से उसे देखा। इरहान ने कुछ कहा है? क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताओ। वो परेशानी से पूछ रही थी। रिहा ने उन्हें पूरी बात बता दी तफसील से। वहां से जहां वो पागलों की तरह मीकाल की पसंद करना चाह रही थी और इरहान तक जा पहुंची थी। अपने खौफ, अपनी कोशिश और ख्वाहिश, वो रोती जा रही थी। हनीफा बेगम ने गहरा सांस भरकर उसे देखा और मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी चॉइस पर ट्रस्ट करो। मैं जानती थी तुम भी बाकी सबकी तरह मीकाल का साथ चाहती थी और वजह सबके सामने है। कोई औरत नहीं चाहती कि उसे मोहब्बत और नरमी की बजाय हाकमियत परस्ती में रखा जाए। औरत वफा, इज्जत और मोहब्बत सब लुटा देती है अगर उसे बदले में सिर्फ इज्जत मिले। शाहविला में इसी इज्जत की कमी नहीं है। तुम सबने सिर्फ देखा है। हाँ मीकाल, तुम सबने सिर्फ जाहिर देखा है। हाँ मीकाल दिल का अच्छा है मगर उसका इरहान से मुकाबला नहीं। हनीफा बेगम नरमी से बोल रही थी। आपको कैसे पता चला कि इरहान अच्छे हैं? वो तो किसी से बात ही नहीं करते थे, सख्त मिजाज थे और शाहविला के किसी मामले में वो कभी नहीं बोले। मुझे क्या, किसी को भी नजर नहीं आए वो। आपने क्या सोचकर कह दिया कि वो मेरे लिए अच्छे हैं? रिहा भीगी आंखें रगड़ते हुए पूछ रही थी। बेटा, तुम लड़कियां बेवकूफ हो। मर्द की सिर्फ नरमी देखकर पसीज जाती हो। अगर किसी मर्द की अच्छाई देखनी है तो ये देखो वो अपने घर की औरतों के साथ कैसा रवैया रखती है, कैसा रवैया रखता है। ऐसा मर्द नहीं जो हर अच्छी बुरी बात में माँ का साथ दे, बल्कि वो जो गलत बात में साथ ना दे मगर उसके अदब में कमी ना आए, जो माँ से, बहन से और घर की दूसरी औरतों से इज्जत और नरमी के साथ पेश आता है। वो बीवी के साथ भी अच्छा होगा क्योंकि उसका मिजाज ऐसा है कि वो औरत की इज्जत करे। हनीफा बेगम आज पहली बार से तफसील से आगाह कर रही थी। मीकाल बहुत अच्छा है, वो सबके साथ हंसता बोलता है, मगर भाभी को हमेशा ये परेशानी रही है कि उनका कुछ भी समझाना मीकाल पर असर नहीं करता। माँ की तड़प और बेचैनी का ख्याल किए बगैर वो बाहर के मुल्क पढ़ने के बाद भी घूमता रहा। मर्जी पर वापस आया है। जो बात उसे माननी होती थी मान लेता था, वरना माँ को क्या दादी को भी नजरअंदाज कर देता था। इरहान उसके बरक्स है हमेशा से। खामोश, तवज्जो, ढकी छुपी परवाह, माँ की परवाह, माँ जी का ख्याल रखना। शाहविला की हर औरत की इज्जत करता है। वो शोर नहीं करता था। वो बाप चचा के सामने खड़ा नहीं होता था क्योंकि वो जानता था उसे भी ये कहकर चुप करवाया जाएगा कि वो ना समझ है, मगर वो सबकी परेशानी को तवज्जो देता है और ये बात अहम होती है। तुम खुश नसीब हो कि उसका साथ मिला है, तो बेटा फजूल की सोचों में खुद को मत उलझाओ। न उसका कभी सवेरा से रिश्ता हुआ है और न उनके दरमियान कुछ है। इरहान को लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक था। अगर वो चाहता तो सवेरा को चुन सकता था। तुम अपनी जिंदगी जियो और अपने शौहर का ख्याल रखो जो लिया है। हनीफा बेगम ने उसे सब समझाकर आखिर में नरमी से हिदायत दी तो वो आंसू साफ करती इस बात में सर हिला गई। दिमाग पर छाई धुंध साफ हो चुकी थी। अपना जो मुस्तकबिल उसने देखा वो बहुत शफाफ और खूबसूरत था। रात का वक्त था। रिहा नींद में थी जब नर्म से लम्स से उसकी आंख खुली। इरहान उसके पैरों में बैठा पाँव का जायजा ले रहा था।
वो उसे देखने लगी। डिनर के बाद वो किसी काम से गया था। रिहा को नींद आ गई थी। वो न जाने कब आया और आते ही सबसे पहले रिहा की फिक्र कर रहा था। अपने पैर को छूने पर रिहा को शर्मिंदगी हुई। अब ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। वो पैर पीछे करती आहिस्तगी से बोली तो इल्हान चौंक कर मुस्कुराया। फिर उठकर उसके पास नींदराज होता उसका हाथ थामकर लहू से लगा गया। वो शर्म और हया से सिमट सी गई थी। आज तुम वैसे भी ठीक लग रही हो। शादी के बाद जब तुम्हें देखा तुम उलझी हुई नजर आई हो। आज पहली बार रिलैक्स लग रही हो। लगता है कि अब बाकी सब ठीक हो गया है। वो नर्म निगाहों से उसे देखते हुए बोल रहा था। रिहा ने बेख्तियार उसका चेहरा देखा। सब ठीक ही था, बस मैं फजूल सोचों में उलझी हुई थी और आप भी दूर दूर रहते थे, पता नहीं क्यों। मुझे डर था आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं जो मैंने शादी से पहले की थी, निकाल भाई के हवाले से। मेरा यकीन करें, मैं तो सिर्फ इस खौफ से कि रिहा उसे एक बार खुलकर वजाहत देना चाहती थी जब वो उसके लबों पर हाथ रखकर उसे चुप करवा गया था। मुझे वजाहत मत दो, मैं वजह जानता हूँ। हर लड़की का ये खौफ था और वो लड़की शाबिला की ना हो तब भी लड़कियों को ये खौफ रहता है। उन्हें अपना घर, पेरेंट्स, माहौल सब छोड़कर नई जगह, नई माहौल में रहना होता है, तो ये खौफ सबको होता है। जिस मर्द के लिए सब छोड़ रहे हैं वो कदर करेगा या नहीं। और इस खौफ में हर लड़की अच्छा मर्द तलाश करने की कोशिश करती है, अच्छे इंसान को पाने की कोशिश करती है। इसमें कुछ बुरा नहीं अगर सब हद में रहकर किया जाए। जैसे तुम्हारी कोशिश बहुत बेजरर सी थी, तुमने खुद को निकाल के सामने नहीं झुकाया, उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार करके खुद को शर्मिंदा नहीं किया। तुम्हारी कोशिश में कुछ बुरा नहीं था रिहा, इल्हान नरमी से बोल रहा था। फिर आपने क्यों मुझे इग्नोर किया शादी के बाद? इतने दिन आप क्यों अजनबी बने रहे? क्या आप इस शादी से राजी नहीं थे? क्या दादू की वजह से आपने मुझे एक्सेप्ट किया था? करोनी सूरत बनाए उससे सवाल कर रही थी। इल्हान ने मुस्कुराकर गहरा सांस भरा। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, मैं बस तुम्हें वक्त दे रहा था कि तुम मुझे कबूल कर सको। शादी के दिनों में आखिरी दिन तक मैंने तुम्हें जब देखा तुम गुमसुम सी मिसाल को देख रही होती थी। तुम्हें डिस्टर्ब हुआ कि शायद तुम अभी मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। और मैं अजनबी तो नहीं बना, बस तुम ही फासले पर थी। वो खलाई हुई सोचों में गुम बेड से भी चली गई, सोफे पर सोना शुरू कर दिया। मुझसे बात करते हुए घबराती थी। मैं तो तुम्हें वक्त दे रहा था, वो नरमी से बोला। रिहा को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। निकाल की चाह में उसने सोचा ही नहीं था इल्हान से उसकी जिंदगी जुड़ने वाली थी और वो उसे देख रहा था। और रही बात तुमसे शादी की, तो नहीं, ये सिर्फ दादों का फैसला नहीं था। इल्हान ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी जब रिहा खफकी से बोल पड़ी। जी मैं जानती हूँ उनका नहीं हो सकता, वो अगर चुनती तो सवेरा आप ही को आपके लिए चुन लेती। मैं तो उन्हें शायद पसंद ही नहीं, वो हर वक्त मुझसे चिढ़ती हैं। रिहा अफसरदगी से बोल रही थी। इल्हान ने नफी में सर हिलाते हुए उसके नाक पर आहिस्तगी से उंगली फेरी। रिहा, हम सब उनकी औलाद हैं। शाहविला का हर बच्चा, हर फर्द और दोनों पुप्पो के बच्चे सब उनको अजीज हैं, सबको देखती हैं, सबके बारे में सोचती हैं। वो किसी को नापसंद नहीं करती, ना किसी से चिढ़ती हैं। शादी से कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझसे तुम्हारी बात की थी। तुम्हारे लिए फिक्र जाहिर कर रही थी कि चाचू और चची ने तुम्हें पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व किया है कि तुम कहीं की नहीं रही। उन्हें परेशानी थी तुम चीजों के नुकसान करती हो, लापरवाह हो और शायद तुम्हें सबसे अलग होने का कॉम्प्लेक्स है। वो परेशान थी कि तुम सब लड़कियों से अलग लगती हो। तुम्हें अगर अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिला तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। इल्हान उसे बता रहा था। रिहा को शदीद हैरत हुई थी। जानती हो वो क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम प्योर हो, ऐसा हीरा जिसे तराशने और अच्छी शक्ल देने की जरूरत थी, मगर उसे एक तरफ फेंक दिया गया। तुम सबसे अलग हो जैसे सितारों से भरे आसमान में सबसे अलग थलग चांद। मैंने उनसे कहा था अगर वो चांद चाहिए तो मुझे दे दें, मैं उसे संभाल लूंगा। उन्होंने मुझे वार्न किया कि शायद बाद में तुम अपने फैसले पर पछताओगे तो अलहदगी की इजाजत नहीं मिलेगी। मैं मुतमईन था और तब तुम मेरे पास पहुंच गई कि तुम्हें निकाल के पसंद बनना है। वो आखिर में आहिस्तगी से हंसा। रिहा शर्मिंदगी और नदामत से उसे देखने लगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं वो नादिम से वजाहत देना चाह रही थी। इल्हान ने झुककर नरमी से उसके रुखसार पर लब रखते हुए उसे चुप करवा दिया। तुम बस अच्छे मुस्तकबिल की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। मुझे लगा था तुम्हें निकाल पसंद है, अगर वो तुम्हें चुन लेता तो मैं पीछे हट जाता।
लेकिन अब वजाहत की जरूरत नहीं रही, न तुम्हें और न मुझे। वो नरमी से उसके गंदमी चेहरे को अपने लम्स से नवाज रहा था। रेखा चीख गई, फिर आप मुझे हनीमून पर क्यों नहीं ले गए? उसके बेसाख्ता सवाल पर वो कहकहा लगाकर हंसा। रेखा शर्मसार से उसके सीने में चेहरा छुपा गई। तुम मेरे करीब आने पर घबरा रही थी, मैं तुम्हें हनीमून पर ले जाकर क्या करता? अब अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो तैयारी करो, मैं तुम्हें हनीमून पर ले जाऊंगा। इसलिए तो मेरी छुट्टियां बचाई हैं। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हम नॉर्दर्न एरियाज जाएं या लंदन। तुम बताओ। वो उसके बालों से खेलता उससे सवाल कर रहा था। आप जहाँ भी ले जाएं, और अगर आप कहीं ना ले जाएं तब भी मसला नहीं, मुझे बस आपके साथ रहना अच्छा लगता है। वो उसके सीने में छुपती शर्माई हुई से बता रही थी। एल्हान का दिल धड़क उठा। अपने हिसाब में सिमटी वो चांद सी लड़की हमेशा से उसकी तवज्जो का मरकज रही थी। एल्हान की मोहब्बत और नरमी ने उसे उसके करीब कर दिया था। वो अपनी इस कामयाबी पर दिल से मुस्कुराया। फिर हम नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं, चले जाते हैं। मैं लंबे सफर में वक्त जाया नहीं करना चाहता, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी होने वाले। कहीं ना ले जाने का ऑप्शन अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें सब खुशियाँ देना चाहता हूँ, हर खुशी जिस पर तुम्हारा हक है। मेरे साथ तुम्हें अपनी ख्वाहिशात को दिल में दबाने की जरूरत नहीं है। वो नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोल रहा था। रेखा के कंधों से एक बोझ सा उतरा था। एल्हान उसे अपने हिसार में छुपाए नरमी से बोल रहा था, और वो उसकी आवाज सुनती जैसे जिंदगी जी रही थी। वो बेवकूफ थी, हर उस लड़की की तरह जो सोचती है कि अच्छा मुस्तकबिल उसके हाथ में है। उसे मिकाल में जो नजर आया उस पर यकीन करके उसकी चाह करने लगी थी। वो हर उस लड़की की मिसाल थी जो चाहती है मर्द उस पर हुकूमत ना करे, उसकी इज्जत करे, उसकी वफा की कदर करे, और उसकी गलतियों को कबूल करके उसे संवारे। मगर उसने भी ऐसी फिसद लड़कियों की तरह गलत फैसला किया था। वो जाहिर को असल समझ बैठी थी, मगर बाज मामलात में ज़ाहिरी खूबसूरती की बजाय गहरी नजर रखना जरूरी होता है। नेहा को उसके वालिदैन का बेहतर फैसला बचा गया था, लेकिन जरूरी नहीं हर लड़की को उसके वालिदैन का फैसला बचा जाए। बाज लड़कियां वालिदैन की गलतियों का कफारा अदा करती रह जाती हैं। जरूरी नहीं हमारी समझ हमें बचा जाए। कभी कभी हमारी गलतियां उम्र भर का वबाल बन जाती हैं, और उम्र भर का साथी चुनने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा मर्द चुना जाए जो इज्जत करता हो, और जिसे औरत जात की वफा की कदर हो। जिसे कदर नहीं, जो इज्जत नहीं करता, वो जिंदगी जहन्नुम बना देता है। और हर लड़की को पूरा हक है जहन्नुम से खुद को बचाए, अपने लिए सोच समझ कर फैसला करे, और मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को तरजीह दे।